तुरंत सबमिट कर देना, मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसको पॉज कर रिकॉर्डिंग। हाँ कर दिया। कितने लोग हैं टोटल? सब लोग ज्वाइन हो गए? नहीं। अच्छा, एक पिछला पीपीटी था ना जिसमें थोड़ा सा एक दो ठो ये था। आवाज बाहर नहीं आ रहा सर। देखना वो एक एक मिनट खोलिए ना जब वो नहीं अभी मत शेयर कीजिए। इसका नीचे नीचे और 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 नीचे। हाँ है ठीक। हाँ इसको इसमें रहने दीजिए। हाँ ठीक। अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 5 लोग बच रहे हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि नक्शा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि मैप क्या है और मैप में क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या उसका नेसेसरी कंडीशन है एक मैप होने के लिए। और दूसरा एक कंपैरिजन देखेंगे कि पहले कैसे बनाया जाता था और अभी कैसे बनाया जाता है और दोनों में क्या अंतर है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि मैप बनाने का अभी का जो हमारा तरीका है वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है। ठीक है, तो मैप मेकिंग प्रोसेस क्या है अभी के समय में। तो इन 3 चीजों पर हम लोग कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मैप। जैसे ही मैप बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं, मानचित्र बोलने का एक खास मतलब होता है। मानचित्र क्या है, मैप क्या है? मैप बेसिकली रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी है। जो आपके यथार्थ हैं, जो आपके जमीन का यथार्थ है, या न सिर्फ जमीन बल्कि और भी कोई आप मैप बनाते हैं, फ्लाईओवर का ही या रोड का नेटवर्क रहता है या रेलवे का रहता है, तो बेसिकली जो है उसी को आप मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो है उसी को फिर से क्रिएट करते हैं, रिक्रिएशन ऑफ रियलिटी है। और इसका जो भी मैप होता है उसमें कुछ चीज इनहेरेंट होना चाहिए, मतलब उसका कुछ प्री रिक्विजिट है कि अगर वो चीजें मैप में नहीं होंगी, वो क्वालिटीज मैप में नहीं होंगे, तो वो उसका यूज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसका उपयोग जिन जिन उद्देश्यों से हम करना चाहते हैं वो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे।
तो मैप में क्या क्या चीज होना चाहिए? अच्छा, एक होता है, इसके पहले बोलना चाहेंगे, मैप का एलिमेंट्स होता है। मैप के एलिमेंट्स क्या क्या है? मैप के एलिमेंट्स क्या क्या चीज होना चाहिए मैप में? हाँ, सनोज कुमार बोलना चाह रहे हैं, इनको दीजिए तो। हाँ 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 हाँ, यहाँ क्लिक कीजिए ना, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, बोलिए सनोज कुमार जी। हेलो, अनम्यूट अनम्यूट। हेलो, चलिए नहीं आ रही है आपकी आवाज। एनीवे, तो मैं बतलाता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैप क्या क्या है। पहली बात तो कि कहाँ का मैप है, किस एरिया का मैप बना हुआ है। मैप का शीर्षक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज, उसमें स्केल होना चाहिए कि हम जो नापेंगे तो कैसे नापेंगे, कितना दूरी कागज पर, कितना दूरी जमीन पर हो रहा है, तो वो स्केल दिखाया हुआ होना चाहिए। स्केल दिखाया हुआ होना चाहिए, उसका एक शीर्षक होना चाहिए, ग्रेटिक्यूल्स होना चाहिए, मतलब एक ग्रिड बना हुआ होना चाहिए। यूजुअली वो अगर वो हमारा जियो रेफरेंस मैप है तो जनरली वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है, अदरवाइज सिंपल ग्रिड रहता है कि वो डिस्टेंस को डिपिक्ट करता है। जैसे हमारे जितने भी कैडेस्ट्रल मैप हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 40 साल पहले, वो जियो रेफरेंस नहीं है, तो वो जस्ट एक ग्रिड दिखलाता है 10 जरीब का, कि ये एक खाना जो है, एक खाना वो 10 जरीब का है, और लगभग 1 से 1.5 मील की दूरी आपको नक्शे पर दिखती रहती है। तीसरा कि ये किसके द्वारा इशू किया गया है, इशुइंग अथॉरिटी कौन है। तो ये सब क्या है, मैप के एलिमेंट हैं। और मैप में क्या होना चाहिए, उसका इनहेरेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो मैप का यूनिफॉर्म स्केल होना चाहिए। अगर स्केल की यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो मैप से मेजरमेंट का काम नहीं हो सकता है। सर्वे में हम जो भी मैप लेके जाते हैं या मैप बनाते हैं, उसका मूल मकसद क्या है, मेजरमेंट। अच्छा, जब भी हम मेजरमेंट बोलते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर आना चाहिए कि वी एक्सप्रेस द थिंग्स इन नंबर। चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो मास हो, चाहे वेलोसिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हम उसको नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा सकते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम उसको मेजर कर पा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की ज्यादा अच्छी समझ हमको कही जाएगी अगर हम उसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम ये बोले कि यहाँ से बीटा दूर है, लेकिन यहाँ से दानापुर जितना दूर है उससे ज्यादा दूर है बीटा, तो एक इंप्रेशन बनता है कि चलो बीटा जितनी दानापुर जितना दूर है उससे ज्यादा दूर है बीटा। लेकिन अगर हम ये कहें कि दानापुर यहाँ से 6 किलोमीटर है और बीटा जो है वो 40 किलोमीटर है, तो एक ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हमारे दिमाग में बनता है, एक ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है कि कितना ज्यादा दूर है। तो एक क्वांटिटेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो पाता है माइंड में अगर हम किसी भी क्वांटिटी को नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और मेजरमेंट और कुछ नहीं होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर से एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, मैप में हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं, जो नंबर, क्या चीज एक्चुअली निकालते हैं मैप में। तो मैप से बेसिकली जो हमारा खेसरा वाला मैप है, ओनरशिप वाला मैप, उससे बेसिकली दो चीज निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं और एरिया निकालते हैं। जनरली इसी दो पर्पज से उसका मतलब उसका ज्यादा यूज किया जाता है कि हमारा कितना एरिया किसके स्वामित्व में है और कितना दूर है, कितनी दूरी है। दो, तो ये क्या है कि मैप में इनहेरेंट क्वालिटी है, तो मैप को एक यूनिफॉर्म स्केल पर होना एक जरूरत है, जिसके बिना वो मैप मैप नहीं कहलाएगा। तो अब है कि पहले पहले जो, तो ये तो हो गया कि मैप। अब पहले मैप बनाने का क्या तरीका था और अभी मैप बनाने का क्या तरीका है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक पहले जो मैप बनाने का काम था, कल भी हम चर्चा किए थे कि हाँ, सारे सर्वे प्रोसेस को अगर 4 प्रोसेस ब्लॉक में हम देखें तो 4 प्रोसेस ब्लॉक कौन कौन सा था, किश्तवाड़ था, खानापुरी था, सुनवाई था और बंदोबस्ती था, यही 4 ब्लॉक था। तो किश्तवाड़ का ही काम बेसिकली मैप मेकिंग प्रोसेस है। तो थोड़ा सा ये पार्ट टेक्निकल है, तो आप लोग कंसंट्रेट करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले जो मैप बनाया जाता था वो उसमें समय काफी ज्यादा लगता था, लोग कैंप करते थे गांव में, ठीक है,
और जो मेथड था वो प्लेन टेबल ट्रावर्स था, मतलब टेबल एक प्लेट जैसे तख्ती तिपाई होता था, तिपाई पर तख्ती लगी होती थी, उस पर एक बड़ा सा कागज मतलब लगा रहता था और उसी पर बेसिकली पूरे गांव को हम पूरे गांव की ज्योमेट्री को ड्रॉ करते थे। तो ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्री था, बेसिकली ड्रॉ करते थे प्रत्येक लाइन को। और जब भी सर्वे होता है तो होल टू पार्ट होता है, कभी भी पार्ट टू होल नहीं होता है। तो कहने का मतलब पहले जो बिगर ज्योग्राफिकल एंटिटी को ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद फिर स्मॉलर ज्योग्राफिकल एंटिटी को ड्रॉ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम एरर भी क्रिएट कर रहे हैं मान लीजिए ड्राइंग में, चूंकि हाथ तो इट इज सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल परफेक्शन, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोई बंदा होगा जो बहुत अच्छे से ड्रॉ करेगा, उसका बड़ा एक्यूरेट होगा, दूसरा होगा जो उससे थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं हुआ। एक ही आदमी अगर सिंपल मान लो भारत का नक्शा बनाता है तो सब आदमी भारत का नक्शा एक जैसा नहीं बना पाता है ना, किसी का नक्शा बहुत अच्छा रहता है, किसी का बहुत बुरा, या फिर वो किसी चिड़िया की ही तस्वीर बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि एरर जो है सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल परफेक्शन हो जाता है। तो अगर हम स्मॉलर एंटिटी मतलब मान लो खेसरा बना रहे हैं, उसमें एरर किए, फिर दूसरे खेसरे में भी एरर किए, तो एरर जो है ऐड ऑन होता चला जाएगा और तब जो पूरा गांव बनेगा तो हो सकता है उसमें काफी ज्यादा एरर हो। इसलिए हमेशा होल टू पार्ट बनाते हैं कि होल को पहले फिक्स कर लिए, अब जो भी है अंदर ही बढ़ जाएगा, डिफरेंट पॉलीगॉन्स में वो एरर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पुराने जमाने में जो बनाते थे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट था, तो और अगर नापने में जैसे मान लो ट्रावर्स सबसे पहले गांव की चौहद्दी को कसते थे, डिमार्केशन की बात हुई थी ना कल, डिलिनिएशन की बात हुई थी कि हमको किश्तवाड़ में क्या करना होता है, डिलिनिएट करना होता है। तो विलेज की बाउंड्री को भी डिलिनिएट करना होता है एज वेल एज पार्सल की बाउंड्री को भी डिलिनिएट करना होता है। तो जब हम विलेज की बाउंड्री को डिलिनिएट करते हैं, कसते हैं, जैसे पुराने समय में ये वर्ड ज्यादा पॉपुलर होता था कि चौहद्दी कसते हैं गाँव की, तो गांव की चौहद्दी कसने का मतलब यही हुआ कि गांव की जो राजस्व ग्राम की जो सीमा है उसको हम अपने कागज पर खींचते हैं। और कसने में क्या करते थे, डिफरेंट जगह पर झंडा गाड़ते थे टर्निंग्स पर, और उसका एक नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, उसको प्रोपोर्शनली हम कागज पर ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करके पूरा एक लूप क्रिएट करते थे। तो यही चीज बेसिकली प्लेन टेबल ट्रावर्स का लाता था। उसके बाद जब पूरा होल हमारा क्रिएट हो गया तो उसके अंदर फिर पार्ट्स को क्रिएट करने का काम करते थे। तो डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करते थे, ट्रावर्स लाइन ड्रॉ करते थे या फिर सिकमी लाइन ड्रॉ करते थे, और बेसिकली ऑफसेट लेके क्या करते थे, उस प्रोपोर्शन को हम रेप्लिकेट करते थे। जो खेत की जो ज्योमेट्री थी उसका जो लेंथ का प्रोपोर्शन था उसको हम प्रोपोर्शनेटली कागज पर ड्रॉ करते थे। तो एक एक पार्सल, एक एक खेसरे की ज्योमेट्री की ड्राइंग करनी होती थी हमको कागज पर। तो इस काम के लिए क्या होता था कि पूरा जो सर्वे का टीम होता था वो गांव में कैंप करता था और डेली ये काम चलता रहता था। मतलब एक दिन में 2 खेसरा 3 खेसरा कर लिए बहुत है, ऐसे करते 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 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल 3 साल ऐसे लग जाता था, बड़ा बड़ा गांव अगर है तो। और करते करते वो नक्शा पूरा तैयार हो जाता था, उसकी ज्योमेट्री पूरी तैयार हो जाती थी। इसी बीच में मान लो कोई सक्सेशन डिवीजन हो गया, किसी की पिता की मृत्यु हो गई, पुत्रों में बट गया वो खेत हो, 2-4 टुकड़ों में हो गया, तो उसको भी फिर इंक्लूड करते थे। तो फिर बने हुए खेसरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो कहने का मतलब ये जो किश्तवाड़ का प्रोसेस था काफी टाइम कंज्यूमिंग था, 1.5 साल 2 साल लग जाता था। और किश्तवाड़ होने के बाद तो लगता था कि अब तो कुछ काम ही नहीं है, अब तो जस्ट मतलब हमारा पॉलीगॉन रेडी है, अब तो केवल खाना पूरी करना है। जितने खाना मतलब घर, पॉलीगॉन्स, सेल, तो जितना खाना दिख रहा है मैप में उस खाने में नाम भरना है। खाना पूरी उसमें नाम भरना, खाना पूरी उसमें मतलब खाने में नाम को भर देना है। खाना पूरी वर्ड ही खाना पूरी है, और बाद में ये फ्रेज भी हो गया, मतलब हल्का काम, मतलब काम अगर बहुत इजी नेचर का है तो खाना पूरी। तो उसके बाद खाना पूरी होती थी, उसमें नाम एसोसिएट कर दिया जाता था कि फला खेसरा किस आदमी का है, फला खेसरा किस आदमी का है, खेसरा पंजी बनती थी। और तो ये मैप बनाने का प्रोसेस था। अब क्या है, अब थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट क्या है, पहले अच्छा जब हम झंडा गाड़ते थे तो मुस्तकिल को पहचानते थे, मुस्तकिल के बीच की दूरी को प्रोपोर्शनली कागज पर ड्रॉ करते थे। तो ट्रायंगुलेशन बेसिकली ट्राइलेटरेशन कहा जाता था। यही वो काम था जिसके थ्रू हम डिफरेंट पॉलीगॉन्स की ज्योमेट्री को कागज पर लेके आते थे। ठीक है, आज भी बेसिकली इनहेरेंट प्रिंसिपल जो है हमारा मैप बनाने का वो बदला नहीं है, प्रिंसिपल सेम है, सिद्धांत सेम है, काम बिल्कुल सेम है।
आज भी वही ट्रायलेटरेशन और ट्रायंगुलेशन के थ्रू ही हम बना रहे हैं मैप, लेकिन तरीका बदल गया। थ्योरी सेम है, प्रिंसिपल सेम है, लेकिन हमारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो गए। ठीक है, अंतर क्या हुआ? हम फास्ट हो गए। अंतर क्या आया? कंपैरेटिवली देखें तो हम ज्यादा एक्यूरेट हो गए, हमारा एरर जो है वो रिड्यूस हुआ, हमारा क्वालिटी इंप्रूव हुआ और हम फास्ट हो गए। तो ट्रायंगुलेशंस के लिए मुस्तकिल काम में लाते थे लोग। मुश्किल क्या होता था? वैसे पॉइंट्स को मुश्किल कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, जिसका कि पोजीशन चेंज नहीं करे। अब जैसे मान लो मेड़ है, तो मेड़ तो एवर चेंजिंग है ना। आज कोई आदमी खरीद लिया तो बीच में एक मेड़ डाल देगा, दो मिला लिया, बीच का मेड़ तोड़ देगा। तो ये क्या है? एक डायनेमिक नेचर है इसका। नेचर डायनेमिक है, स्टेबल नहीं है, चेंज होता है। इसके पोजीशन में इसका लोकेशनल डिफरेंस आ जाता है, इसमें लोकेशनल चेंज आ जाता है एंटिटी में। तो उसको हम मुश्किल नहीं कर सकते। मुश्किल हम उसको कहते हैं जिसके लोकेशन या पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता हो या नहीं हुआ हो। तो जैसे कोई कुआं है, कुआं बड़ा एक्सेलेंट मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ऊंचाई नीचाई नहीं होता है, तो डिस्टॉर्शन नहीं आता है, और दूसरा वो जहां पर है वहीं पर रहता है। मंदिर है या कोई कोई चौमेड़ा है या कोई भगवती थान बनाते हुए कोई पत्थर गड़ा हुआ रहता है। कई जिसमें पुराना वाला जो सर्वे हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने करवाया था ऑन स्केल पहली बार 1880 से, वही लगभग 40 साल उनको लगा था। तो जो तीन सीमाना होता था। अच्छा, अब जब पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे, इरेगुलर पॉलीगॉन ड्रॉ करोगे और सरफेस में अगर कंटिन्यूटी हो और कोई गैप नहीं हो, इस बात को कैसे समझाऊं आप लोगों को? अच्छा, कभी आप लोग देखिए, जैसे देखिए सिक्का होता है ना, एक टेबल पर आप ढेर सारा सिक्का सटा दो, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया का, तो क्या वो पूरा टेबल अच्छी तरह से ढक जाएगा? नहीं ढकेगा, बीच बीच में गैप रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप षटकोण बनाओ, या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो वो क्या होता है? हेक्सागोनल होता है, उसमें कहीं बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जब हम, धरती क्या है? एक सतह है ना भाई, एक सरफेस है, उसी सरफेस को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैप भी क्या है? एक सरफेस है, एक सतह है। तो दोनों सतह में एक खास चीज तो कॉमन है ना, कि कहीं कोई गैप नहीं है, वो कंटिन्यूटी में है, लगातार है, एक सातत्य है उसमें। मतलब उसमें कहीं गैप, धरती कहीं फटी हुई थोड़ी रहती है या एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं रहता है। इन द सेम वे जो हमारा मैप है, उसमें भी ये क्वालिटी इनहेरेंट होना चाहिए, वो भी एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। मैप 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 के लेवल पर अगर हम गांव का ही मैप बनाए हैं और 20 गांव का मैप है, 20 गांव के मैप को अगर हम सटाएं, तो कहीं गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई ओवरलैप क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्केल होना चाहिए। तो ये सब तो बहुत क्या है, इनहेरेंट है, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैप का ये इनहेरेंट प्रोसेस है, मैप का ये इनहेरेंट क्वालिटी है जो कि उसमें होना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे थे, आपको ये बतला रहे थे कि अगर कोई गैप नहीं है और कंटिन्यूअस सरफेस है और वो इरेगुलर पॉलीगॉन से बना हुआ है, तो आप एक देखेंगे कि 3 पॉलीगॉन जहां पर मिलता है वो एक पॉइंट होता है। आप कॉपी पर भी ड्रॉ करके देखना कि उस इरेगुलर पॉलीगॉन भर देना एक पेज पर, तो आप देखोगे कि 3 पॉलीगॉन जहां मिल रहा है वो एक पॉइंट होता है। और ये बड़ा ही वंडरफुल ज्योग्राफिकल रेफरेंस पॉइंट था एट द टाइम ऑफ मेकिंग मैप। उन लोगों के लिए भी था, अंग्रेजों के लिए भी, जिन्होंने ये बनाया, और हम लोगों के लिए आज भी है। तो इसको हम लोग एक खास नाम से बोलते हैं तीन सीमाना, ट्राई जंक्शन। मतलब 3 गांव जहां आके एक जगह मिलता है, वो क्या होगा? एक पॉइंट है। वो सम्मिलन बिंदु जो है वो एक बिंदु होगा, वो एक रेखा नहीं हो सकती है, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, वो एक बिंदु होगा। आप देखना मैप पर, या 1 मिनट देखिए जरा, इसको शेयर करता हूं मैं स्क्रीन, आप देखिए। अगर ऐसे शेयर नहीं। अब जैसे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो जैसे देखिए 3 पॉलीगॉन एक जगह सट रहा है, तो वो क्या है? ये एक पॉइंट है।
तीन पॉलीगॉन अगर कोई गैप नहीं है, जैसे इसमें गैप नहीं है और तीन पॉलीगॉन एक जगह सट रहा है, तो देखिए वो एक पॉइंट मिलेगा, वो एक पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, यहां भी देखिए तीन पॉलीगॉन सट रहा है तो वो एक पॉइंट है। तो कहने का मतलब वो जो पॉइंट है उसको, जब तीन गांव, गांव भी क्या है, एक पॉलीगॉन है ना, एक इरेगुलर पॉलीगॉन है। कहाँ चला गया वो, अल्लाह ही है ना। नहीं, वो स्क्रीन वापस कर दीजिए। हाँ। अच्छा, स्टॉप से, ठीक। तो कहने का मतलब अगर बिना गैप वाला हमको सरफेस है और वो गांव का रेवेन्यू विलेज का मैप हम ले रहे हैं, तो तीन रेवेन्यू विलेज देखिएगा कि एक ही जगह पर एक पॉइंट पर कहीं सटता है, तो वो पॉइंट जो है वो तीन सीमाना कहलाता है। अगर कोई गांव चार रेवेन्यू विलेज से घिरा हुआ है तो आपको ऐसा चार तीन सीमाना मिलेगा। अगर कोई गांव पांच रेवेन्यू विलेज से घिरा हुआ है तो आपको पांच तीन सीमाना मिलेगा। कोई गांव अगर दो रेवेन्यू विलेज से घिरा हुआ है तो आपको दो तीन सीमाना मिलेगा। तो ये तीन सीमाना जो है बहुत महत्व का बिंदु हो जाता है मैप बनाने के प्रोसेस के हिसाब से। और इसको क्या है, एक ट्रायंगल के फॉर्म से दिखलाते हैं। जो ये आप पुराना मैप देखोगे, जैसे एक मिनट में स्क्रीन, एक मिनट देखिए। देखिए ये जो है पुराना मैप है, ठीक है। ये पुराना जो सीएस मैप है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे मैप है जो अंग्रेजों के द्वारा 1880 से 1920 के बीच में है। देखिए ना कब का बना हुआ है, देखते हैं। ये देखिए 1906 1907 है शायद लिखा हुआ, मतलब 1906 का। ये क्या है 18 19, हाँ 1906 ही है, ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन 1906 का है ये मैप। अब जैसे देखिए ये गांव रेवेन्यू विलेज का मैप है, ये देख रहे हैं, ये बरियारपुर है और ये इस गांव का नाम है परसोतिमपुर। परसोतिमपुर जो है वो एक दो तीन चार गांव से घिरा हुआ है। बरियारपुर, अमवारी, राजपुर और लक्ष्मीपुर, ये चार गांव से घिरा हुआ है ये परसोतिमपुर। तो हमको चार तीन सीमाना मिलना चाहिए। तो ये क्या है, देखिए ये एक तीन सीमाना ये है, ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर एक। दूसरा देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है दो। तीसरा देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है तीन। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ बना हुआ है चार। मतलब ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किस दो विलेज के बीच का है, तो ये वाला विलेज है परसोतिमपुर, ये वाला है राजपुर। तो राजपुर और परसोतिमपुर के बीच जो है, इस तीन सीमाना से इस तीन सीमाना तक के बीच का डिस्टेंस जो है वो राजपुर और परसोतिमपुर के बीच का बाउंड्री है। लक्ष्मीपुर का बाउंड्री कहां से कहां तक है, परसोतिमपुर और लक्ष्मीपुर का बाउंड्री इस तीन सीमाने से लेकर यूं चलते हुए इस तीन सीमाने तक है। उसी तरह बरियारपुर का बाउंड्री जो है इस तीन सीमाने से लेकर इस तीन सीमाने तक है। उसी तरह अमवारी का बाउंड्री और परसोतिमपुर का बाउंड्री इस तीन सीमाने से लेकर इस तीन सीमाने तक है। तो ये तीन सीमाना है जो ट्रायंगल दिखा रहा है आपको। मतलब यहाँ पर बरियारपुर, अमवारी और परसोतिमपुर तीन गांव मिल रहा है। यहाँ पर तीन गांव कौन सा मिल रहा है, परसोतिमपुर, बरियारपुर और लक्ष्मीपुर। यहाँ पर राजपुर, लक्ष्मीपुर और परसोतिमपुर। यहाँ पर अमवारी, राजपुर और ये परसोतिमपुर। तो कहने का मतलब तीन गांव जिस बिंदु पर मिलता है उसको तीन सीमाना बोलते हैं। और एक आप जहां भी आप तीन सीमाना देखोगे वहां पर आपको एक लाइन दिखेगा जो 5 जरीब का लाइन शो करता है। ये क्या है, इसको कहा जाता है तोखा लाइन। तोखा लाइन ये चीज बतलाता है हमको कि गांव जो डिवाइड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। मतलब जो बाउंड्री जा रही है, मतलब इस दोनों गांव की बाउंड्री, लक्ष्मीपुर और बरियारपुर का बाउंड्री किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ऐसे भी तो जा सकता था, ऐसे ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन वो इस तरह से जा रहा है, इधर और इधर। उसी तरह से बरियारपुर और अमवारी का डायरेक्शन किधर है, डिवीजन का बाउंड्री का डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो इस तरफ है, इस लाइन के अलॉन्ग है। उसी तरह राजपुर और लक्ष्मीपुर का इस डायरेक्शन में है। उसी तरह अमवारी और राजपुर का इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, तोखा लाइन है। तो जो तीन सीमाना है वो एक रेफरेंस पॉइंट को के रूप में
काम आता था और उसको एज ए मुस्तकिल ट्रीट करते हैं। तो जो जिस समय अंग्रेजों ने बनाया था उस समय वो तीनसीमाना पर क्या करते थे, बड़े बड़े घड़े में कोयला वगैरह भर के अंदर जमीन में गाड़ देते थे कि कहीं अगर बाद में डिस्प्यूट होता है तो हम इस रेफरेंस पॉइंट से नाप के समझ जाएंगे कि किसी के अगर दो डिस्प्यूट होता है, मान लो इंक्रोचमेंट का डिस्प्यूट है या गलत दखल कब्जा का डिस्प्यूट है, तो हम कैसे कहीं से तो नापेंगे। पहले अगर हमको चेन से नापना होता था तो चेन कहीं से तो शुरू करेंगे उठाना, कहाँ से शुरू करेंगे। तो वो बेसिकली उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता था, एक मुश्किल चाहिए होता था। उसी मुश्किल को आज की भाषा में कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है एक्यूरेसी को। तो तीनसीमाना जो है वो एक कंट्रोल पॉइंट्स की भूमिका अदा करता था पहले भी, उसी को मुश्किल बोलते थे। तो मुश्किल से उठाते थे चैन, तो वहां पर कभी या तो कोई घड़े में पत्थर डाला हुआ था या कभी कभी बड़ा बड़ा पत्थर भी गाड़ देते थे। आज वो पत्थर मिलता नहीं है कहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर मिलता भी है। तो अगर जहां मिलता है वहां काम बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम लोग ट्राई जंक्शन पर पिलर गड़वाने का काम कर रहे हैं, जो कि पिरामिड शेप का रहता है और अंदर धंसा हुआ रहता है। तो वो रेफरेंस पॉइंट उससे और उसकी कोडिंग भी की जा रही है, तो काफी आसान हो जाता है नापी करना। लोकल रेफरेंस पॉइंट एक अवेलेबल हो जाता है हमको नापी करने के लिए। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जो इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैप मेकिंग है, ट्रायंगुलेशन, वो आज भी वही काम हो रहा है। वो थ्योरी नहीं बदला। जो फिलॉसफी ऑफ मैप मेकिंग है वो नहीं चेंज हुआ है। क्या चेंज हो गया? हमारा टूल्स और टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अब क्या है, कंट्रोल जो मुश्किल हम उस समय यूज करते थे, आज भी हम कंट्रोल पॉइंट्स यूज करते हैं और ट्रायंगुलेशन ही करते हैं। लेकिन वो क्या है, हवाई जहाज उड़ाने के पहले ही कई कई पिलर गाड़ देते हैं और पिलर्स का ढेर सारा कैटेगरी है। कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं कि आप कंट्रोल पॉइंट्स की डिफरेंट कैटेगरी है। प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट होता है, सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल पॉइंट होता है, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट होता है, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट होता है, ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट होता है। इवन ट्राई जंक्शंस को भी एज ए कंट्रोल पॉइंट ट्रीट किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के कंट्रोल पॉइंट्स हैं और उनके बेसिस पर बेसिकली मैप में एक्यूरेसी इम्बेड की जाती है। तो जो मैप बनाने का हमारा तरीका है वो आज भी ट्रायंगुलेशन ही है। लेकिन आज चूंकि क्या है, हवाई जहाज से फोटो लेते हैं और पिलर गाड़ देते हैं पहले ही। उस पिलर का आपको कुछ फोटो दिखलाते हैं। देखिए, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट का मैं आपको पिलर दिखला रहा हूं, पिलर का की तस्वीर। देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस ढंग से पिलर बना हुआ रहता है, ठीक है, जो कि हवाई जहाज से दिखाई देता है। और इस पीले वाले पिलर को देखिए या इसको देखिए, इसके बीच में देखिए एक कांटी गड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट बताता है वो। और वो क्या है, उसकी जगह अपने आप नहीं बदलेगी, वो फिक्स जगह है। कहने का मतलब उसको मुश्किल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट या मुश्किल हम जब भी बोले तो उसका मतलब ये समझना है कि ये एक ऐसा बिंदु, ऐसा जगह है जिसका पोजीशन या लोकेशन समय के साथ नहीं बदलने वाला है, वो एकदम से फिक्स है। तो ये चीज पहले ही लगा देते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स को हवाई जहाज उड़ाने के पहले लगा देते हैं, ताकि हवाई जहाज से जब ऊपर से फोटो खींचते हैं तो वो फोटो पर वो वाला कंट्रोल पॉइंट दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आगे बढ़ने के पहले हम एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों को। जियो रेफरेंसिंग थोड़ा सा बता देना चाहते हैं और कोऑर्डिनेट बता देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं या ज्योग्राफी बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो या कार्टोग्राफी बैकग्राउंड के नहीं है, तो उनको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। तो बस पहले कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, उसके बाद फिर आपको जियो रेफरेंसिंग बताएंगे, तब फिर इसी डिस्कशन को आगे लेके चले जाएंगे। कोऑर्डिनेट, अक्षांश और देशांतर, ये दो शब्द है जो पृथ्वी पर के सतह पर किसी भी एक बिंदु को दिखाने के लिए काम में आता है। धरती के सतह पर कोई एक बिंदु ले लें तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है, उसका अक्षांश और देशांतर कुछ होता है। अक्षांश बोले तो आप देशांतर और अक्षांश में आप ऐसे अंतर समझिए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप संतरा छीलते हो, संतरा धरती के ही आकार का होता है ना, तो संतरे पर जो डिफरेंट फरी होता है, लाइंस बना हुआ दिखता है आपको, वो लाइंस क्या होता है, देशांतर हुआ। और सारे लाइंस का जो लेंथ अगर लें, कर्व वाला लेंथ लें, टेढ़ा वाला लेंथ लें, तो वो क्या लगभग बराबर आएगा।
तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, उसी को मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो और उसी को वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ, देशांतर हुआ, उसी को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या मेरिडियन बोलते हैं। जैसे भारत है, तो धरती पर इस तरह से एक एक डिग्री के अंतर। और अच्छा, आप पोल पर चले जाओ, संतरा में आप क्या देखते हो, वो सारा जो लाइंस बना हुआ है, वो क्या है, पोल, सारे लाइंस एक जगह पर जाके सट जाते हैं। तो जो ऊपर में सट रहा है सारा, वो एक पॉइंट है, वो पॉइंट नॉर्थ कहलाता है। धरती के केस में भी ठीक वैसा ही होता है, जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बाकी सब क्या हुआ, सारा जो है मेरिडियन है। तो एक बिंदु पर जो बनने वाला डिग्री होता है, टोटल कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो एक एक डिग्री पर अगर लाइन खींचे तो धरती पर ऐसे कितने मेरिडियंस खींचे जा सकते हैं, 360 मेरिडियन खींचे जा सकते हैं। 360 ऐसा, ये क्या है, इमेजनरी लाइन है, आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्या है, मैथमेटिकल प्रिजम्पशन है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या हुआ, देशांतर हुआ जिसकी लंबाई आपस में बराबर हुई। और दूसरा, आप ऐसे समझिए कि जैसे उसी संतरे को मान लो हम, या संतरे के बदले में सेब ले लूं तो काटना ज्यादा आसान होगा। तो अगर काटते चले जाएं, बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ काटते हुए चले जाएं, तो हमको डिफरेंट छल्ला मिलेगा, है ना, एक सर्किल की तरह मिलेगा ढेर सारा। कुछ सर्किल बड़ा होगा, कुछ सर्किल छोटा होगा, है ना। क्या आप सहमत है ना इस बात से। तो जो बड़ा वाला सर्किल है वो इक्वेटर हुआ, जो सबसे बड़ा सर्किल है उसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा। तो डिफरेंट चूड़ी की तरह हमको मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ छोटा मिलेगा। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, चूड़ी का आकार बढ़ता चला जाएगा, फिर घटता चला जाएगा। इक्वेटर पर सबसे बड़ा होगा, इक्वेटर के बाद फिर वो घटता चला जाएगा। तो ये जो लाइंस है, चूड़ी है, जो पोल से पोल पर 0 साइज का है, इक्वेटर पर मैक्सिमम साइज का है, फिर साउथ पोल पर जो है वो मिनिमम साइज का है, पॉइंट है। तो ये जो है डिफरेंट साइज का सर्कल्स जो है, इमेजिनरी लाइन, ये क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है, अक्षांश कहलाता है, ठीक है। तो अक्षांश भी डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। ये भी 300, ये क्या है, 180 ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाया जाता है, 90 इक्वेटर से ऊपर 90 और इक्वेटर से नीचे 90। तो अक्षांश और देशांतर का नाम हो जाता है, हर एक अक्षांश और देशांतर को डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम बोले, अब जो ग्लोब को अगर आप देखें तो जो एक पहले मैं देशांतर की बात करता हूं, लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं, मेरिडियन की बात करता हूं। तो जो ग्रीनविच होते हुए अफ्रीका होते हुए गुजरता है इंग्लैंड के, इससे उसको 0 अगर हम मान लें, तो अब हम या तो वेस्ट की तरफ जा सकते हैं उस मेरिडियन से, या फिर ईस्ट की तरफ जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमको कौन सा कंट्री मिलेगा, अब अफ्रीका मिलेगा, अरब मिलेगा, इंडिया मिलेगा। क्या हुआ, क्लिक हो गया लगता है, एक मिनट। रणवीर जी, एनीवे, तो सुन पा रहे हो ना लोग, इसको स्क्रीन ला दो ना वापस से, पार्टिसिपेंट को हटा दो। स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा होगा ना सबको। पार्टिसिपेंट सुन रहे होंगे ना सब, रहने दे, हाँ, ठीक, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं,
आप लोग को एक बतला दी, आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है, ठीक, ओके ओके। तो मैं बता रहा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अब देखिए लैटिट्यूड क्या हुआ, हॉरिजेंटल वाला हुआ, और मेरिडियन क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, खड़ा वाला हुआ। तो ईस्टवर्ड जाएंगे तो हमको कंट्री मिलेगा, अरब मिलेगा, इंडिया मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, और वेस्टवर्ड जाए तो हमको क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा, फिर अमेरिका मिलेगा। तो उसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, उसको जो प्राइम मेरिडियन है उसको जो ग्रीनविच होते हुए जाता है उसको 0 डिग्री मेरिडियन, जीरो मेरिडियन बोलते हैं, उसी को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जो ईस्टवर्ड गए तो इंडिया का जो हमारा ये स्टैंडर्ड टाइम वाला ये है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब प्राइम मेरिडियन से वो 82 डिग्री ईस्ट और 82.5 डिग्री। तो इतना ज्यादा ईस्ट है हम, अगर ग्लोब को घुमाएंगे तो ईस्टवर्ड तो 82.5 डिग्री पर हमारा इंडिया इलाहाबाद आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मन में सोच के देखिए कि एक लॉन्गिट्यूड लें कोई भी और एक लैटिट्यूड लें कोई भी, तो वो नेसेसरली कट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। अब वो अर्थ के किसी एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो सरफेस के जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल दें, हाँ यही बोल रहा था मैं लाने के लिए, ठीक है, हाँ ऑटोमेटिकली आ गया ये, ठीक है, ज्यादा नंबर होने के कारण हो रहा है क्या, एनीवे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। तो ये धरती पर, अब इस बात को समझिए, धरती के सरफेस पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमको कोई ना कोई एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड मिलेगा। तो उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हम बोल दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये यही वाला पॉइंट है। इसी बात को रिवर्स करके भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट हम धरती पर फिक्स कर दें तो कोई लेट और लॉन्ग भी उसका फिक्स होगा। दोनों तरफ से ये बात सच है कि अगर लेट और लॉन्ग फिक्स कर दें तो पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा, अगर पॉइंट फिक्स कर दें तो उसके लिए लेट और लॉन्ग भी फिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट का अगर लेट लॉन्ग आप बतला देते हो तो ये क्या है, उसके रोल नंबर की तरह हो जाता है, उसके फिंगरप्रिंट की तरह हो जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी का बेसिकली हम यूज करते हैं, और जितना भी टेक्नोलॉजी बेसिकली इसी को पता करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो है गांव हो या खेसरा हो या कुआं हो या सड़क हो या फ्लाईओवर हो, जो कुछ भी हमको मैप पर दिखाना है वो एकदम से एक्यूरेट हो। किसी भी पॉइंट का, जैसे आप जहां बैठे हुए हो उस कमरे के एक कॉर्नर का जो लेट लॉन्ग होगा और जहां पर आप बैठे हो उस पॉइंट का जो लेट लॉन्ग क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट का होगा, हमेशा एक पॉइंट का होगा। आपको, आपने जो कंट्रोल पॉइंट भी देखा होगा तो कंट्रोल पॉइंट में जो पिलर बना हुआ था, पिलर के भी बीच में एक कांटी लगा हुआ था, ठीक है। तो एकदम उस कांटी का मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। किसी घर का कोऑर्डिनेट नहीं होता है, घर के कॉर्नर का कोऑर्डिनेट हो सकता है, घर के बीच सरफेस पर कोई पॉइंट लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो कहने का मतलब वो पॉइंट वैल्यू जो है, अर्थ सरफेस क्या है, किसी भी अर्थ सरफेस पर के किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज को हम दिखाते हैं तो क्या पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट वर्ड अगर आपको आए या लेट लॉन्ग वर्ड अगर आए तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब यही समझना है कि लेट लॉन्ग निकाला जा सकता है, लेट लॉन्ग को मेजर किया जा सकता है। और ये किस 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 मशीन से मेजर किया जाता है, जीपीएस से। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब पर जो पोजीशन है आपका उसका पता लगाने का, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उसी का ये प्रणाली है, तो जीपीएस। और ये और जो कोऑर्डिनेट मेजरमेंट का काम होता है एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए, और भी एक मशीन होता है उसका नाम क्या है, डीजीपीएस, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये और भी ज्यादा एक्यूरेटली निकालता है। जो भी एरर होता है ये पेयर में काम किया जाता है डीजीपीएस से। एक बेस स्टेशन पर रहता है, दूसरा रोवर पे रहता है। तो बेस स्टेशन पर जो भी किसी नॉन कंट्रोल पॉइंट पर अगर इसको लगा दिए, वहां कुछ एरर लगा तो एरर को तुरंत वो नलीफाई करके दूसरे जो भी उसके साथ अटैच्ड रोवर और दूसरा मशीन है उसको वो बता देता है कि क्या गलती है, और तुरंत सुधार के एग्जैक्ट और सही कोऑर्डिनेट आपको बता देता है। जीपीएस में थोड़ा देरी लगता है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता करने में, टाइम लगता है। जब तक आप रखोगे तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जितना ज्यादा सैटेलाइट का सिग्नल मिलेगा उतना ज्यादा एक्यूरेट
नाप हो पाता है जीपीएस से, ठीक है। और डीजीपीएस में भी यही चीज है, जितना ज्यादा देर आप लगाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपका कंट्रोल पॉइंट का या पॉइंट का मेजरमेंट हो पाता है। तो डीजीपीएस से जब रीडिंग लिया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, आप कानूनगो हो और फील्ड में इस चीज को देखोगे कि जो आपका प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट है वहां पर जो रीडिंग ली जाती है, क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, वो आप लोग सुन पा रहे हैं? कोई हाथ उठा के बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो जो डीजीपीएस से जो रीडिंग ली जाती है और जो हमारा मैंडेट है, ये पूरा कार्यक्रम जो सर्वे का काम हो रहा है वो डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है। डीआईएलआरएमपी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP। तो डीएलआरएमपी जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये सेंटर का प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्या है, इसके तहत जो भी कंट्रोल पॉइंट्स लिए जाने हैं, जो कंट्रोल पॉइंट्स का मैंडेट है वो ये है कि प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट जब रहता है तो उसका 72 घंटे तक लगातार रीडिंग लेना होता है, ताकि जो उसकी एक्यूरेसी हो सब मिलीमीटर हो जाए, मतलब मिलीमीटर का भी आधा, मिलीमीटर से कम, उससे ज्यादा का अंतर उस पॉइंट में नहीं हो, ठीक है। जो सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट है उसके लिए 4 घंटे की रीडिंग आवश्यक है। जो टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट है उसके लिए 45 मिनट की रीडिंग आवश्यक है डीजीपीएस से, और जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट है उसके लिए 15 मिनट की रीडिंग आवश्यक है। ट्राई जंक्शंस जो है वो भी कंट्रोल पॉइंट्स में इंक्लूड किए गए हैं, और ट्राई जंक्शंस के लिए भी 45 मिनट्स का रीडिंग जरूरी है, ठीक है। तो जितनी देर की रीडिंग ली जाती है डीजीपीएस से उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट होता है पॉइंट का, मतलब पॉइंट का जो डेविएशन है वो सब मिलीमीटर में आ जाता है। तो ये चीज क्या हुआ, अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि धरती के सतह पर के किसी भी बिंदु को एक्सप्रेस करने के लिए लेट लॉन्ग जो है उसके रोल नंबर की तरह है, उसकी पहचान की तरह है। वो दो वैल्यू नहीं हो सकता है, जब भी होगा वो यूनिक वैल्यू होगा। उसी तरह से अगर कोई लेट लॉन्ग हम दे देते हैं तो उस लेट लॉन्ग के इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट मिलेगा ऑटोमेटिकली वहां पर हम पहुंच जा सकते हैं। तो वो लेट लॉन्ग मिल गया मतलब वो रोल नंबर हो गया, उससे हमको ऑटोमेटिकली पॉइंट का पता चल जाएगा। तो ये चीज जो है हमारे मैप को बनाने में अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जो काम मुश्किल से करते थे लोग, ठीक है, पहले मुश्किल को पहचानते थे और मुश्किल के रेफरेंस से ही बाकी सब प्रोपोर्शन में ज्योमेट्री ड्रॉ करते थे प्लेन टेबल पर ट्रावर्स वाले सर्वे में। अभी वाले में क्या करते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, अब जहां जहां कंट्रोल पॉइंट लगाए वहां 72 घंटे, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, यूजुअली हर एक जिले में 40-50 किलोमीटर पर एक कंट्रोल पॉइंट आपको है, तो एक जिला में एक कंट्रोल पॉइंट आपको नेसेसरली मिलेगा, ठीक है। तो जब हम हवाई जहाज उड़ाते हैं तो फोटोग्राफ में वो वाला पॉइंट दिखता है, तो फोटोग्राफ में तो एक छोटा सा एरिया आएगा ना, तो सारे फोटोग्राफ्स को मिला के एक बड़ा व्यू तैयार किया जाता है, एक पेनोरेमिक व्यू तैयार किया जाता है, उसको मोज़ेक बोलते हैं, ठीक है। तो मोज़ेक पर डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिखता रहता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये थोड़ा सा देखिए, ये देखिए कंट्रोल पॉइंट्स है, ठीक है। तो 3 कंट्रोल पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनता है ना, और हर एक पॉइंट पर हम पहले से ही रीडिंग लिए रहते हैं, ठीक है, पहले से ही रीडिंग लिए रहते हैं कि उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है 72 घंटे का। तो अब क्या है, ट्रायंगल जब हम फोटोग्राफ लेते हैं, जब हम मोज़ेक करके फोटोग्राफ या, अच्छा मैं और बाद में बताऊंगा आपको। तो ये ट्रायंगुलेशन करते हैं, तो पुराने वाले सर्वे में भी ट्रायंगुलेशन ही होता रहता था, आज भी देखिए ट्रायंगुलेशन ही हो रहा है, 3 कंट्रोल पॉइंट को मिला के ट्रायंगल 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 बना दिया, तो ये नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ये सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का नेटवर्क बनाया हुआ है 3 जिले का, ठीक है।
और ये देखिए हवाई जहाज से जो फोटो दिखता है वो किस तरह का दिखता है। तो कहने का मतलब आज भी ट्रायंगुलेशन से ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो लेट लॉन्ग तो हमको पहले से पता है, हमने डीजीपीएस रख के 72 घंटे हमने रीडिंग ली है कि उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, लेट लॉन्ग क्या है। तो उस कोऑर्डिनेट से अगर वो कोऑर्डिनेट हमारा पता है पहले से, तो हम जो ट्रायंगल बनाएंगे उसके अंदर का सारा कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाता है। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से ये पॉसिबल है, एफइन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कि वो जो मैथ वाले हैं वो आराम से समझ रहे होंगे कि वो डिफरेंट डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में वो सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो कोऑर्डिनेट्स निकाल देता है। तो अगर 3 पॉइंट अगर हम दे दें, कहने का मतलब इसमें समझने वाली बात इतनी ही है कि अगर कोई ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल का तीनों पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं तो ट्रायंगल के अंदर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर से पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे ही करके ट्रायंगल 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 करके हमको पूरा कोऑर्डिनेट पता चल जाता है पूरे सतह का। तो अब जो हमको सरफेस मिल रहा है डिफरेंट ट्रायंगल के कलेक्शन से, जो हमारा एक सतह बन रहा है, जो मैथमेटिकल सतह बन रहा है, वही वही तो मैप होता है। धरती भी एक सतह है, कागज पर भी हमको एक सतह मिल रहा है, या कंप्यूटर पर भी हमको एक सतह मिल रहा है, सरफेस मिल रहा है। तो वो क्या है, उस पर हर एक पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता रहता है, हर एक पॉइंट पर का हमको लेट लॉन्ग पता रहता है। तो ये चीज जो है कहलाता है जियो रेफरेंसिंग। जब फोटोग्राफ पर हम कंट्रोल पहचाने कि अरे ये तालाब, और ये वाला जो कंट्रोल पॉइंट है ये तालाब के बगल वाला और मंदिर के बगल वाला है, और जो सहरसा में जो ये रोड जा रहा है उससे इतना दूरी पर है मेन हाईवे से, उस पॉइंट को आप पहचान गए। आपके फोटोग्राफ, हवाई फोटोग्राफ पर भी वो आ गया और आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले से पता है। तो फोटोग्राफ में उस कोऑर्डिनेट को आप इंटर करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा काम होता है प्रोसेसिंग का। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो फोटोग्राफ में भी कोऑर्डिनेट वाला गुण चला जाता है। तो ट्रायंगल में 3 जगह पर अगर आप दिए तो ट्रायंगल के अंदर पूरे में चला गया। ऐसे ही करके पूरे सरफेस में आप कोऑर्डिनेट्स का गुण डाल देते हैं, मतलब पूरा सरफेस जो है एक जियो रेफरेंस सरफेस हो जाता है। तो जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू डालते हैं आप इमेज में इनपुट के तौर पर, दैट इज कॉल्ड जियो रेफरेंसिंग। दैट इज, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो होता है वो कहलाता है रजिस्ट्रेशन। तो कोऑर्डिनेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, पॉइंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, पिक्सेल्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, और वो क्या होता है, जियो रेफरेंसिंग हो जाती है। तो जियो रेफरेंस अभी जो हमारा मैप बन रहा है वो कंप्लीट जियो रेफरेंस्ड है। कहने अंतर, और अगर व्यावहारिक रूप से इस अंतर को समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराना वाला जो मैप है, जो कैडेस्ट्रल वाला मैप है, वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। अभी दिखलाए थे ना वो परसोत्तीमपुर को, ये ऐसा ही दिखता है, ये परसोत्तीमपुर। आपको लगभग सारे मैप इसी तरह के दिखेंगे, ऐसा ही दिखता रहेगा मैप सब। तो ये वाला जो मैप है, देखिए इसमें ग्रिड बना हुआ है ना, मैप के एलिमेंट की बात कर रहे थे हम। ये वाला डिस्टेंस जो है ये 10 जरीब होता है, लेकिन ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नहीं है। अभी वाला जो मैप होगा उसमें ये कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। तो आप जब भी मैप को देखेंगे, एजेंसी जब आपको मैप देगी तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि इसमें शीर्षक है, कि इसमें सारा वो नाम लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से। और जो फाइनल पब्लिकेशन होगा तो उसमें यहाँ सेटलमेंट ऑफिसर का साइन सिग्नेचर होगा। ये जो जितने ग्रेटिक्यूल्स हैं, ये जो लाइन ग्रिड बना हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेट्स दिखाया हुआ है। भले ही वो डिग्री में नहीं रहेगा, मिनट में नहीं रहेगा, सेकंड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो लगभग 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस धरती पर लेंगे, डिग्री मिनट सेकंड में तो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास हो जाता है इक्वेटर के पास। थोड़ा ऊपर बढ़े तो लगभग 100 किलोमीटर पड़ेगा। हम लोग का क्या कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत से गुजरती है ना, बिहार से, झारखंड से गुजरती है, बिहार से गुजरती है ना, नहीं झारखंड से, जब अनडिवाइडेड बिहार था तो उससे बिहार से गुजरती थी और लगभग 2 पार्ट में बांटती भी थी। तो एनीवे, तो ये चीज अभी के मैप में वो डिग्री में तो नहीं, लेकिन मिनट और सेकंड्स दिखना चाहिए आपके इस पर, वो ग्रेटिक्यूल्स बना हुआ होना चाहिए, वो दिखना चाहिए अभी। फिर स्केल बना हुआ होना चाहिए नीचे में, यहाँ पर वो स्केल कितना होना चाहिए, 1:4000 होना चाहिए। 3 सीमाना दिखना चाहिए गांव के इस पर,
3 गांव के इस पर। तो ये एक मोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप मैप देखकर तुरंत पहचान सकते हो। और बीइंग ए कानूनगो आपको इन चीजों से अवेयर होना चाहिए, ताकि जो मैप आपको दिया जाएगा आप मतलब ऑन फर्स्ट इंस्टेंस जो 5-6 चीजें आपको धाए धाए देख लेनी है एक झलक में, वो यही सारी चीजें हैं। बाद में आप ट्रूथिंग करने जाओगे तो वो तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन ये सब चीजें एक बार देख के पता चलना चाहिए। तो अभी का मैप जो है तो अंतर में से बतला रहा था। अंतर ये बतला रहा था कि पुराने वाले मैप को जब आप किसी मैपिंग सॉफ्टवेयर पर खोलोगे या गूगल अर्थ पर खोलोगे तो वो कहीं भी जाके चला जाएगा। लेकिन अगर वो जियो रेफरेंस मैप है तो वो जाके, अगर मान लो परसोत्तीमपुर है, किस गांव का था, किस जिला का था, जिस भी जिले का परसोत्तीमपुर वो गांव है, वो उसी जिला में उसी जगह पर जाके गूगल अर्थ पर खुल जाएगा। कहने का मतलब वो जियो रेफरेंस्ड है, उसके हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो वो ऑटोमेटिकली थ्रो हो जाएगा अपने पोजीशन पर। लेकिन पुराना वाला जो ये है उसमें चूंकि जियो रेफरेंसिंग नहीं किया हुआ है तो वो मतलब कहीं भी खुलेगा, वो अपने जगह पर नहीं खुलेगा। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है आप कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो मैप देख के। लेकिन ये जो अगर जियो रेफरेंस मैप है उस पर ग्रेटिकुल, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया का टोपो सीट है 1:50,000 पर है, तो 2 ग्रेटिकुल्स का इंटरसेक्शन भी जो एक मतलब उसको आप आइडेंटिफाई करके पॉइंट पर आइडेंटिफाई कर लेते हो मैप के थ्रू ग्राउंड पर, और उसको एज ए कंट्रोल ट्रीट कर लेते हो। तो वो चीज इसमें नहीं हो पाएगा, जो जियो रेफरेंस मैप नहीं है। तो हमारे जितने भी करीब 1,35,000 के आसपास मैप थे या हैं गुलजार बाग में, CSRS सब मिला के, तो वो सब क्या है, जियो रेफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया का जो सीट होता है टोपो शीट, जो 1:50,000 के स्केल पर बना होता है, वो जियो रेफरेंस होता है, उसमें आपको अक्षांश देशांश दिखता रहेगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट हम समझ गए, जियो रेफरेंसिंग समझ गए। अब हम फिर से वापस आते हैं प्रोसेसिंग, कैसे मैप को बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही होता है कि फ्लाइट जब उड़ती है, फ्लाइट को उड़ाने के पहले हम कंट्रोल्स क्रिएट कर लेते हैं, पिलर्स डाल देते हैं प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स का। और हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसके उड़ने का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे ऐसे रहता है। स्क्रीन पर होगा, देखें, देखना ये होना चाहिए। हाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, उसमें ये जो कर्सर देखिए ऐसे ऐसे करके, ये ऑफ बॉ पैटर्न कहा जाता है उसको। ये देखिए ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो यही जो पाथ होता है फ्लाइट के उड़ने का, फोटो खींचने के लिए, वो ऐसा ही पाथ होता है, इसको ऑफ बॉ पैटर्न कहा जाता है। और ये क्या करता है, जैसे 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 फ्लाइट उड़ रहा है, वो बस कुछ नहीं, लगातार मतलब कट 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 करके वो फोटोग्राफ्स खींचता चला जाता है। जैसे एक ये देखिए, जैसे एक ये हुआ, एक लाइन जो आप देख रहे हैं इसमें, ये वाला ये स्ट्रिप कहलाता है, ठीक है, ये है स्ट्रिप मतलब। और ये जो है ये स्नैप्स कहलाता है। एक 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 फोटोग्राफ हुआ, एक स्नैप्स, दूसरा फोटोग्राफ्स हुआ, दूसरा, तीसरा। तो एक स्ट्रिप में हो सकता है हजारों ऐसे स्ट्रिप्स हो। तो जो एक फोटोग्राफ है और दूसरा फोटोग्राफ है, दोनों फोटोग्राफ में कॉमन एरिया जरूर होना चाहिए। तो इस कॉमन एरिया को कहा जाता है फॉरवर्ड ओवरलैप। अगर ये ओवरलैप नहीं होगा तो मोजैकिंग का काम नहीं हो पाएगा और 3D मॉडल क्रिएट नहीं हो पाएगा। 3 डायमेंशनल मॉडल क्रिएट किया जाता है, स्टीरियो मॉडल क्रिएट किया जाता है, जिसके बेसिस पर बाद में मैप का क्रिएशन होता है या डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं लोग इस पर। तो जो स्लोपी एरिया होता है, किसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। बाद में आप क्वेश्चन पूछिएगा, खत्म करने के बाद मैं दूंगा समय, 10-15 मिनट बचाऊंगा। अभी आप पहले इसको समझ लीजिए। तो कॉमन एरिया होना जरूरी होता है, 60% ओवरलैप होना जरूरी होता है कॉमन एरिया। तो इसको फॉरवर्ड ओवरलैप क्या कहा जाता है। और उसी तरह स्ट्रिप टू स्ट्रिप, मतलब ये वाला स्ट्रिप गया, उसमें कई 1000 फोटोग्राफ है, इधर भी है,
इधर भी 1000 फोटोग्राफ है, लेकिन दोनों के बीच, एक स्ट्रिप और दूसरे स्ट्रिप के बीच भी कुछ कॉमन होना चाहिए, उसको कहा जाता है साइड ओवरलैप। तो साइड ओवरलैप फोटोग्राफ का 30% एरिया जरूर होना चाहिए। तो ये आपके उतने काम की नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें कि क्या बेसिकली होता है। तो पहले बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि पुराने जमाने में जो मैप बनाने का तरीका था वो क्या था, ज्योमेट्रिकल रेप्लिकेशन था, वो ड्राइंग ऑन द पेपर था। अभी के समय में वो डिजिटाइजेशन है। तो क्या होता है इसमें, जो समझने वाली बात है वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रिप्स के फोटोग्राफ्स को ज्वाइन करते हैं कॉमन एरिया में। जैसे कॉमन एरिया के बेसिस पर जो जो पॉइंट कॉमन है उसके बेसिस पर, जैसे आप मान लो 2 पेपर है, काइंडली म्यूट करो जिनका जिनका भी वो ये ऑन है, प्लीज आप म्यूट कर लें। तो जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ओवरलैप्ड एरिया में, उसके बेसिस पर उसको बांधा जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि 2 लकड़ी की तख्ती है, उसको आपको जोड़ना है, तो एक कांटी आप एक दूसरे को मिला के मार देते हो तो वो क्या होता है, या कैलेंडर में एक कांटी मारते हो तो क्या फिर भी कैलेंडर मूव करता है ना, फिक्स नहीं होता है। लेकिन 2 कांटी मार दो तो कैलेंडर फिक्स हो जाएगा। तो तख्ती के साथ भी वही बात है कि उसका रोटेशन, फ्रीडम ऑफ रोटेशन, एक कांटी डाल दें अटैच तो हो जाता है लेकिन फिक्स नहीं होता है, वो फ्रीडम ऑफ रोटेशन फिर भी बचा रहता है। दूसरी कांटी मार दे तो वो फिक्स हो जाता है, रोटेट भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से बेसिकली उसको 2 फोटो को ज्वाइन किया जाता है कॉमन पॉइंट्स के बेसिस पर, उसको कहा जाता है टाई पॉइंट, मतलब बांधने वाला पॉइंट। तो डिफरेंट फोटोग्राफ्स को जब इस तरह से टाई करते हैं तो एक मोज़ेक बनता है जिसमें ज्यादा बड़ा व्यू रहता है हमको, ठीक है। उस व्यू, अच्छा एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि मैप में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, मैप में क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम मैप का, वो मैप हो ही नहीं सकता है, मैप की कोई भी काम उसे नहीं कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और अभी जो हम मैप बनाने का काम करते हैं वो बेसिकली कैसे करते हैं, आप जो फोटोग्राफ होता है ना, फोटोग्राफ पर हाँ ये वाला फोटो क्या करते हैं, जैसे ये फोटोग्राफ पर जैसे जैसे मेड़ है देखिए वैसे वैसे लाइन खींच दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है। अब वो लाइन ड्रॉ कर दिया तो हमारा क्या है, सारा खेत का जो तस्वीर है, खेत का जो पॉलीगॉन है, खेसरा जो ओनर वाला पॉलीगॉन है वो ऑटोमेटिकली बन गया है ना। लेकिन ये खेत के बेसिस पर बना है, ओनरशिप के बेसिस पर नहीं बना है। हम आपको जो है गांव में जब आप जाएंगे किश्तवाड़ में या खानापुरी में, तो आप अगर ये मान लो ये वाला 3.33 पॉलीगॉन जो है एक ही आदमी का है, ये 1 2 3, तो आप क्या कि तीनों को मिला के एक ये बड़ा सा पॉलीगॉन बना देंगे, अगर वो सटा हुआ है तो, अगर दूर दूर है तब नहीं। तो ये काम फील्ड में होना है। तो क्या हुआ कि हम जो जो हमको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है उस फोटोग्राफ पर हम लाइन वर्क कर दिए, जहां जहां मेड़ है वहां वहां लाइन चला के क्रिएट कर दिया कंप्यूटर पर, तो हमारा पॉलीगॉन क्रिएट हो गया। तो अभी जो हमारा मैप बनाने का तरीका है वो बेसिकली क्या है, डिजिटाइजेशन है। इस काम को क्या कहा जाता है, डिजिटाइजेशन कहा जाता है। मतलब लाइन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इमेज, क्रिएटिंग लाइन, ड्रॉइंग लाइन ऑन द कीपिंग इमेज इन द रेफरेंस ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये क्या कहलाता है, डिजिटाइजेशन। तो अभी जो हमारा मैप बनाने का तरीका है वो डिजिटाइजेशन के बेसिस पर है। तो अब जरा सोच के देखिए आप, अब इस कॉम्प्लिकेशन को समझिए। जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो मैप नहीं होते। मैप और फोटोग्राफ्स में बहुत इनहेरेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप मोबाइल से ही मान लो एक स्क्वायर है, उसका आप तस्वीर खींचो, या कोई एक सर्किल काट लो कागज का, उसका एक फोटो खींचो मोबाइल से, देखो एकदम से गोल नहीं आएगा अनटिल मोबाइल एकदम से सीधा उसके ऊपर नहीं है। तो इवन स्क्वायर भी आपका एकदम से स्क्वायर नहीं आएगा, मोबाइल से खींच के देखना। वो डिपेंड करता है कि आपके एंगल ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, मोबाइल को किस एंगल पर आपने झुकाया हुआ है। इन द सेम वे जो फील्ड ऑफ व्यू होता है एरियल फोटोग्राफ्स के स्नैप्स का, और हवाई जहाज की जो ऊंचाई होती है, और जो जमीन का स्लोप होता है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं,
फोटोग्राफ्स में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो एक ही डिस्टेंस, मतलब हो सकता है जैसे आप ही का तस्वीर, मैं किसी आदमी की तस्वीर खींचता हूं, ऊपर से अगर खींचूं तो वो चिपटा सा तस्वीर आता है। लेकिन अगर आपके पैर के पास सोक है, मैं ऐसे आपकी तस्वीर खींचूं तो काफी लंबी सी आपकी तस्वीर आएगी मोबाइल में, है ना। फोटोग्राफ दोनों केस में आप ही का है, लेकिन एक में आपकी लंबाई बहुत ज्यादा दिख रही है, दूसरे में आपकी लंबाई बहुत कम दिख रही है। तो क्या है, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल है, कि अगर आपके फोटोग्राफ पर हम आपकी लंबाई नाप लें तो क्या हम आपकी लंबाई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि स्केल की यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। तो उसी तरह से जो हवाई जहाज फोटोग्राफ्स खींचता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच इंड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन द फोटोग्राफ। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है? हवाई जहाज का ड्रैग हो सकता है, एयरक्राफ्ट जो है हिलता हुआ हो सकता है, एयरक्राफ्ट का रोटेशनल वाइब्रेशन हो सकता है। रोटेशनल वाइब्रेशन भी 3 तरह का हो सकता है। फाई ओमेगा कापा, मतलब वो डैने की तरफ से ऐसे ऐसे हिल सकता है, आगे की तरफ ऐसे ऐसे झुका हुआ हो सकता है। तीसरा उसके फ्लाइंग में हो सकता है, कार्वेचर हो। तीसरा जो जमीन है, जमीन पे भी कहीं पहाड़ हो सकता है, कहीं क्वेरी गड्ढा हो सकता है, खदान हो सकता है, कहीं समतल हो सकता है। तो ऊंचाई और नीचाई बदल गई, तो जो कैमरे से नजदीक है वो थोड़ा बड़ा बड़ा फोटो आया, जो कैमरे से दूर है वो थोड़ा छोटा छोटा फोटो आया। तो फोटोग्राफ पर जो प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस का जो प्रोपोर्शन है, वो काफी डिस्टॉर्टेड होता है। तो इस डिस्टॉर्शन को पहले ठीक करते हैं। फोटोग्राफ्स को स्ट्रिप्स में चेंज किए, सारे फोटोग्राफ्स को टाई किए, टाई करके मोज़ेक बनाए, मोज़ेक को फिर, और जब फिर ये फोटोग्राफ बड़ा पैनोरामिक व्यू हुआ तो उसको फिर क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। बेसिकली 3 मोटा मोटा प्रोसेस है। एटी है एरो ट्रायंगुलेशन, डीटीएम है डिजिटल टेरेन मॉडलिंग, तीसरा है रेक्टिफिकेशन, ऑर्थो रेक्टिफिकेशन। और इन चीजों को प्रोसेस, ये जस्ट इमेज प्रोसेसिंग का हिस्सा है। काफी आर्डुअस होता है, काफी श्रम साध्य होता है, कंप्यूटर पर करना होता है। इसका डिफरेंट रिपोर्टिंग्स होता है। इससे जब तक वो रिपोर्ट एक सर्टेन आरएमएस वैल्यू को अचीव नहीं करता है, मतलब तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि ये फोटोग्राफ प्रॉपर यूनिफॉर्म स्केल पर चला गया। जब हमारा फोटोग्राफ में स्केल की यूनिफॉर्मिटी आ गई, तब तो ये बहुत अच्छा चीज हो गया। तब उसके बाद इस पर डिजिटाइजेशन किया जाता है, तो फटाफट सारा, मतलब हम डिजिटाइज कर लिए, गांव का मैप तैयार हो गया। तो डिजिटाइजेशन करने के पहले ये प्री रिक्विजिट है कि हमारा फोटोग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म स्केल पर हो। यूनिफॉर्म स्केल पर लाने के लिए जो कुछ भी प्रोसेसिंग किया जाता है, एटी का, डीटीएम का, रेक्टिफिकेशन का, उन सारे प्रोसेस के बाद जो फोटोग्राफ मिलता है, उस फोटोग्राफ का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्थो फोटोग्राफ। ऑर्थो फोटोग्राफ जब भी, और ये जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कैडेस्ट्रल मैपिंग के लिए, ओनरशिप मैपिंग के लिए, लार्ज स्केल मैपिंग के लिए, मतलब 1:10,000 के स्केल से ज्यादा बड़ा स्केल वाला जो भी मैपिंग है, 1:10,000 का स्केल है और 1:5,000 का स्केल है। कौन सा स्केल बड़ा है, ज्यादा बड़ा है? 1:5,000 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कोई भी भिन्न होता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है, तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। तो स्केल को जब हम आरएफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो लार्ज स्केल वो होता है जहां हमारा डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। 1:500 और 1:1000 में 1:500 वाला स्केल जो है वो ज्यादा बड़ा, लार्ज स्केल हुआ। 1:मिलियन स्केल क्या हुआ, बहुत छोटा स्केल हुआ। 1:10 मिलियन स्केल जो है वो जनरली एटलस का हो जाता है, पूरा विश्व एक पन्ने पर दिखाई देने लगता है। लेकिन जो 1:4000 स्केल है वो क्या हुआ, लार्ज स्केल मैप हुआ। 1:10,000 से जो भी बड़ा होता है स्केल का, उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। तो लार्ज स्केल मैपिंग के लिए जो एरियल फोटोग्रामेट्री है, इस पूरे प्रोसेस को एटी, डीटीएम, ऑर्थो, या फोटो खींचना, या पिलर गाड़ना, या उस पूरे प्रोसेस को फोटोग्रामेट्री कहा जाता है। तो फोटोग्रामेट्री का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, ग्रामेट्री का मतलब नापने का विज्ञान। तो फोटोग्रामेट्री मतलब फोटो को देखकर ही हम सारा मेजरमेंट कर लेते हैं, यही है फोटोग्रामेट्री। तो अभी जो हमारा सारा मैपिंग का काम हो रहा है वो फोटोग्रामेट्री के थ्रू हो रहा है। तो फोटोग्रामेट्री लार्ज स्केल मैपिंग के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है। और चूंकि ये सस्ता पड़ता है, जो मैनुअल मैपिंग है,
जो फील्ड में जाके करते हैं वो एक्यूरेट तो होता है, लेकिन वो काफी खर्चीला होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, आदमी का रहना है, आदमी को फील्ड में जाना है, स्टे करना है, टाइम ज्यादा लगना है। ये सारा काम क्या है, एक बार हमारा ऑर्थो फोटोग्राफ क्रिएट हो गया तो बस ढेर सारे बंदों को लगा दो, जीआईएस ऑपरेटर को वो डिजिटाइज करके तुरंत आपका मैप क्रिएट कर देंगे। और मैप क्रिएट होने के बाद फिर भी हम उसको ग्राउंड ट्रूथ करते हैं, ग्राउंड से मैच करते हैं, वही इस बात की पहचान होती है कि ऑर्थो फोटोग्राफ प्रॉपरली बन पाया है या नहीं। अगर कोई हम और मैंने ऑर्थो फोटोग्राफ बनाया वो प्रॉपर ऑर्थो है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता चलेगा ग्राउंड ट्रूथिंग से। फोटोग्राफ पर के दो फीचर के बीच का डिस्टेंस लेंगे और जमीन पर उस दो फीचर के बीच को कंपेयर करेंगे, तभी हमको पता चलेगा हाँ ये सही में ऑर्थो फोटोग्राफ है। जिसमें केवल जस्ट मोजाइक को हम ऑर्थो फोटोग्राफ क्लेम नहीं कर सकते हैं, ना ही उससे हमारा पर्पस सर्व होगा, ना ही उससे हमारा मेजरमेंट होगा, ना ही उससे हमारा प्रॉपर सही सही मैप बन पाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि जो डिजिटाइज पहले जो है ड्राइंग के थ्रू मैप बनता था, अभी जो है डिजिटाइजेशन के थ्रू मैप बनता है। तो जैसे ही बैकग्राउंड में रेफरेंस में इमेज लगा के हम डिजिटाइजेशन का काम करेंगे, इस बात को आप ऐसे समझिए ना कि बच्चा में हम लोग कागज में तेल लगा के गणेश जी का फोटो होता था या काली माँ का फोटो होता तो वो छापते थे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर पीछे गणेश जी हैं तो मेरे लिए काली माँ नहीं बनेंगी, या पीछे अगर काली माँ है तो वो गणेश जी नहीं बनेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारा फोटोग्राफ डिस्टॉर्टेड है तो हमारा जो मैप बनेगा वो भी डिस्टॉर्टेड होगा। अगर पीछे के इमेज में पीछे का फोटोग्राफ ऑर्थो फोटोग्राफ नहीं है, उसके स्केल में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हमारे मैप में भी स्केल की यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी और वो मैप होने का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा नहीं करेगा। तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है। तो ऑर्थो फोटोग्राफ इसीलिए वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है। दूसरा इसके पॉपुलर होने का कारण ये है ऑर्थो फोटोग्राफ का कि जब हम मैप बनता है तो मैप का एक एलिमेंट लीजेंड भी होता है कि मैप को समझने के लिए। तो मैप रीडिंग एक स्किल होता है जो अमीन अच्छी तरह जानते रहते हैं। सारे लोग फोटोग्राफ देख के अपने जमीन का एरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन अमीन जाके नाप के निकाल देता है। उसको पता होता है कि कितना डिस्टेंस का मतलब जमीन पर कितना डिस्टेंस हुआ, उसको स्केल की जानकारी होती है। दूसरा उसको ये जानकारी होती है कि मुस्तकिल को वो पहचानता रहता है, तीन सीमाना को पहचानता रहता है। तीसरा उसको जानकारी होती है लीजेंड्स की, अलामत जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अलामत का मतलब क्या हुआ? लीजेंड। तो मैप रीडिंग में जैसे मान लो कोई मंदिर का बना हुआ है या कोई क्रॉस है उसमें आग जल रहा है, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या है, श्मशान है। प्लस का साइन बना हुआ है और उल्टा ऐसे बना हुआ है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि ये कब्रिस्तान है। अगर कुछ सिंबल बना हुआ है तो वो समझ जाता है यहाँ पर दलदल है। कुछ सिंबल बना हुआ है तो वो समझ जाता है यहाँ पर नदी है। कुछ खास ढंग से लाइन वर्क किया हुआ रहता है तो वो समझ जाता है कि ये जो सड़क बना हुआ है इसमें आधा सड़क जो इस गांव का है और आधा सड़क जो है बगल वाले गांव का है। ये निस्फा निस्फा है, ये धार धूरा है। तो ये मैप रीडिंग क्या है, एक स्किल है। तो ये स्किल अमीनों के पास होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक तो मैप मतलब सर्वे इट वाज एक्सपेक्टेड कि हर एक 30 साल पर एक सर्वे हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ पिछले 60-70 साल में एक भी सर्वे नहीं हो पाया। तो क्या जो ये स्किल है, ये जो मैप बनाने का स्किल है या जो मैप रीडिंग का स्किल है, वो ऑब्वियसली कम होता चला गया, वो केवल नापी तक सीमित हो गया। तो जो मैप का जो लीजेंड होता है, मैप को देख के हम देखते हैं कि हाँ भाई ये श्मशान है, ये वाला चौकोर सिंबल है तो इससे खदान समझना है, त्रिभुज है तो इससे तीन सीमाना समझना है, गोल है तो इससे कुआं समझना है, डबल गोल है तो इसका मतलब पक्की कुआं समझना है, वो काटा हुआ है तो इसका मतलब अबेंडेंट कुआं, सूखा हुआ कुआं समझना है, ये है जिसका मतलब आम का बगीचा समझना है, क्रॉस करके बना हुआ है पैटर्न, इसका मतलब पान का बैरोज बना हुआ है। तो ऑल दीज लीजेंड से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एसोसिएट करते हैं, सूचनाओं को संबद्ध करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, ऐसा करते करते सूचनाओं को एक्सट्रैक्ट करते करते क्या होता है, इस एसोसिएशन में 50-100 जाते जाते मेरा दिमाग बोझिल हो जाएगा, उससे ज्यादा हम एसोसिएशन करने में फिर गलती करने लगेंगे। लेकिन फोटोग्राफ पर अब जब हम चीजों को देखते हैं समझते हैं तो 10 लाख चीजों को, मेरा जो कॉग्निटिव कोहेरेंस है वो 10 लाख चीजों को एक साथ पहचान सकता है। तो जब ऑर्थो फोटोग्राफ पर हम देखते हैं तो हमको आराम से समझ में आता है, अरे ये तो मेरा गांव है, ये मेरे गांव का तालाब है, ये कुआं है, ये वाला रेलवे ब्रिज है, ये देखो फाटक भी दिखाई दे रहा है, ये बगल वाला जो पीपल का पेड़ है वो भी दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ समझ में आता है, दिखाई देता रहता है। तो उसमें आप कई सारी चीजों को एक साथ पहचान जाते हो। तो आप लीजेंड के लोड से, इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के लोड से फ्री हो जाते हो।
और आप ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाने के पोजीशन में। तो दूसरा कि लेमैन भी वो इंटरप्रिटेशन स्किल की जरूरत नहीं रह जाती है, मैप रीडिंग स्किल की जरूरत नहीं रह जाती है। तो आप देखते ही सब कुछ, दीज आर द रीजंस की ये जो है ऑर्थो फोटोग्राफ वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है। लगभग 70-80 देशों में ये मतलब ऑलरेडी मतलब ये टेक्नोलॉजी प्रिवेल्ड है और हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और वी हैव ए पॉइंट ऑफ प्राइड कि बिहार में ये पहली बार हो रहा है, ये फोटोग्रामेट्री के थ्रू लार्ज स्केल मैपिंग करने का काम इंडिया में पहली बार बिहार कर रहा है। तो इट कैन बी ए पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर अस। तो नट सेल में यही पूरा मैप बनाने का प्रोसेस है। अब और कुछ बचा? तो अब जिन जिन भी लोगों को कुछ कुछ पूछना हो इससे संबंधित, मतलब आज जो बताया उससे संबंधित जो कुछ भी पूछना हो आप हैंड रेज कर सकते हैं और एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ इसको हटा देते, स्टॉप शेयर करना होगा ना। हाँ जो हाँ ठीक है। सनोज कुमार को, सनोज कुमार जी बोलिए। नहीं आ रही है। अलाउ पार्टिसिपेंट ना। हाँ हेलो, नहीं आ रही है आपकी आवाज। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा तब हेलो, नहीं आ रही है आपकी आवाज। मणिभूषण जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर, हर राजस्व ग्राम में एक सर्वे गली होता है और एक सर्वे कुआं भी होता है सर। मतलब अगर है तो, मतलब कोई जरूरी नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ अगर है तो हाँ है। हाँ ठीक है। अगर उसको कोई रैयत अपने में कवर कर लिया सर, तो फिर कैसे हम लोग करेंगे सर्वे? आपको पहले तो ये देखना होगा वो कुआं प्राइवेट है कि उस आदमी का अपना है या सरकारी गवर्नमेंट है। है सर, सरकारी गवर्नमेंट है तो कुआं है। हाँ, तो आप उसको दस्तावेज से मिलाइएगा और उसको दस्तावेज दिखाइएगा कि भाई ये तुम्हारा नहीं है। उसका जो सर तो उसका जो क्लेम है वो आप उसको देंगे। उसका सर तो जितना जैसे अगर मेरे को मालूम होगा कि कुआं उसके अंदर है, तब तो पता चलेगा सर। अगर कहीं दूसरे अननोन जगह से जाके आपके पास कागजात होगा ना, आपके पास सारे खतियान होंगे। जी आप सर, खतियान की एंट्री करवा रहे हैं ना, आप जी खतियान, सर, आपके पास पुराना खतियान होगा। और जी सर। रैयत का भी तो ये ओनस तो रैयत पर भी जाएगा कि वो अपना जो क्लेम कर रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है कि ये जमीन हमारी है, उससे संबंधित कागजात को लेके आए। ये तो उनका भी तो ओनस है। हाँ सर, तो वहाँ पे जो अपना ईटीएस मशीन होगा सर, वो हाँ तो छोटे-छोटे पॉइंट डिस्टेंस को कवर करेगा ना सर? हाँ क्यों नहीं करेगा। हाँ जो जिस भी 2 पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकालना चाहेंगे वो आप पीटीएस से निकलवा सकते हैं। तो वो तो कठिनाई होगा ना सर, अगर जिसने कवर कर लिया होगा वो लैंडमार्क को। हाँ तो और भी मिलेंगे ना, ढेर सारे। आपको मुश्किल खोजना होता है। अब तो आप जो भी 3 सीमाना होगा उसको आप खोजोगे। जैसे आपका 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। जब भी आपको मैप मिलेगा तो सबसे पहले आप ग्राउंड ट्रूथिंग करोगे। ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद जो सबसे पहला 2 काम होगा आपका जी वो सर, होगा ट्राइजंक्शन आइडेंटिफिकेशन। आपको 3 सीमाना को पहचानना होगा जी कि सर, 3 गांव का सम्मिलन बिंदु क्या है। तो वो आपको अवेलेबल मुश्किल से नाप नाप के पहुंचना पड़ेगा। आपको जी सर, खोजना पड़ेगा मुश्किल। आपको पुराने वाले मैप और नए वाले मैप में उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि अभी तक चेंज नहीं किया है। जैसे वो तिमेड़ा हो सकता है, वो चौमेड़ा हो सकता है, वो कोई कुआं हो सकता है, वो कोई मंदिर हो सकता है, वो कोई रेलवे ट्रैक का किसी खास चीज से इंटरसेक्शन हो सकता है। तो उन चीजों से आपको पहचानना पड़ेगा और पहचान के तब आप नाप के उस जगह पर पहुंचोगे और देखोगे वहां पर सरकारी जमीन का कितना पार्ट है, क्या है। तब आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होगा कि हाँ आप ये जान जाओगे कि ये वाला पॉइंट है जो कि 3 गांव का सम्मिलन बिंदु है, जहां पर तीनों गांव सट रहे हैं। वो पॉइंट किसी गांव में ना होकर तीनों गांव से सट रहा है। तो वो उस पॉइंट को आप पहचानोगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि गांव अगर 4 गांव से घिर रहा है या 5 गांव से घिर रहा है या 6 गांव से घिर रहा है, तो उस 5-6 ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई करोगे फील्ड में। पहला काम होगा आपका ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद। दूसरा काम होगा आपका यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन, यूबीवी। यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन क्या हुआ? एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक। आप ऐसे सोच के देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बाउंड्री हो सकता है क्या? दो राजस्व गांव के बीच में 2 बाउंड्री हो सकता है क्या? वो लाइन तो एक ही होगा ना जब भी होगा 2 गांव के बीच में। तो उस लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दूसरा काम आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिक बाउंड्री वैलिडेशन, मतलब एक 3 सीमाना से दूसरे 3 सीमाना तक आप यूनिक बाउंड्री को पहचानते हो। उसी क्रम में आपको अपने आप पता चल जाता है
कि कौन कौन सा, मतलब जनरली गांव के रास्ते पर जनरली पहले भी जो गांव का डिवीजन किया गया था, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन एक थंब रूल की तरह आप इसको रख सकते हो। ये ऐसा नहीं कि इसमें आपको अपवाद नहीं मिलेगा, कि जनरली जो दो गांव विभाजित होता था, या तो कोई रास्ता होता था, या कोई नाला वगैरह होता था, या कोई नदी वगैरह होती थी, या कोई लीनियर प्लांटेशन किया हुआ होता था, तो इस ढंग से जनरली कोई फिजिकल लैंडमार्क रहता था उस गांव को डिवाइड करने वाला, तो उसी के बेसिस पर किया हुआ रहता था। और या कुछ सरकारी जमीन रहती थी, तो उससे आपको पता चलता है, उससे आप यूनिक बाउंड्री वैलिडेट करने का काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा, उसी के क्रम में आपको इन चीजों का पता चलेगा। हाँ धन्यवाद सर। हाँ, जिसको हाथ उठाइए, कौन है? समंता सिंगर, बोलिए। अच्छा, कृष्णा रे समंता सिंगर, हाँ बोलिए। कृष्णा राय, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, DILRMP का फुल फॉर्म? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अक्रॉस द स्टेट एक अच्छा सर, यूनिफॉर्मिटी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सर और एक क्वेश्चन था। हाँ जो बोलिए। प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट 72 आवर्स होता है, हाँ हाँ उसके बाद सेकेंडरी 4 आवर होता है। हाँ, टर्शियरी और हाँ, उसके बाद जो आप, हाँ टर्शियरी हाँ और वो सब जानना है। हाँ, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट है, वो 45 मिनट का होता है, और जो ट्राई जंक्शन है उसके लिए भी 45 मिनट्स होता है, और जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट है वो 15 मिनट का होता है। थैंक यू सर। ऑब्जर्वेशन, ये डीजीपीएस का ऑब्जर्वेशन टाइम है। हाँ अमित कुमार बोलिए। अमित कुमार, हाँ सर मेरा ये 2-3 क्वेश्चन है सर। हाँ सीपी बोलिए। लाइन, सीपी लाइन क्या होता है सर, और लैटिट्यूड और डिसएडवांटेज ऑफ ये जो अभी जो सर्वे होने वाला है डिजिटाइजेशन के थ्रू, उसका डिसएडवांटेज क्या है सर? और चौथा क्वेश्चन है सर ये कि आज का जो टॉपिक है ज्यादा समझ में नहीं आया सर, वो किस तकनीकी मार्गदर्शिका में किस अध्याय से जुड़ा हुआ है? आपको शुरू का ही अध्याय है ये। किश्तवाड़ को आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, और एक वो भी डाला हुआ है, सुरभि वो डाला हुआ था ना, ये 10-12 पेज का ये मैप मेकिंग प्रोसेस, ये वाला, ये तो डाला हुआ है। हाँ डाला हुआ है, तो ये डाल दीजिए, एसओ वाले पर तो डाला हुआ था। मैप मेकिंग प्रोसेस सर अभी तक सॉफ्ट कॉपी नहीं डाला गया है सर। नहीं, आपके तकनीकी मार्गदर्शन ट्रेनिंग मैनुअल में तो है ही है, तो ओके उसमें सर। है, हाँ उसमें है ये। आप किश्तवाड़ देखेंगे तो आपको शुरू में ही आपको मिलेगा, और एक और भी है, वो भी डला हुआ है। उसको कानूनगो के लिए भी एक्सेस दे दीजिए, उसके लिए जो एसओ के लिए ये डला हुआ है, मैप मेकिंग प्रोसेस वाला ही। हाँ तब तो फिर होगा, हाँ तब तो आपके लिए भी अवेलेबल है ये। आप इसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी जो अपलोड किया हुआ है। इसमें सर और दूसरा है डिसएडवांटेज जो आप बोल रहे हैं, जो नेचर है वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, और ये हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो जैसे आप कोई कैटरर रखते हो, उसको बोलते हो आप मुझे आप पुलाव खिलाओगे, रसमलाई खिलाओगे, आपको वो चावल और रसगुल्ला खिला देता है, तड़का की जगह दाल खिला देता है, तो ये तो आपको देखना होगा कि कैटरर से आपने जो कमिट किया है वो आपको मिल रहा है कि नहीं। मतलब जो आपने आउटसोर्स किया, अपने सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को आपने एरियल एजेंसी को दे दिया, तो एरियल एजेंसी आपको प्रॉपर चीजें दे रहा है या नहीं, ये आपको, इसके लिए आपको आज सावधान रहना पड़ेगा। आपको जो मैप मिल रहा है वो अप टू द मार्क मिल रहा है कि नहीं, तो इन टेक्निकलिटीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तो चूक होने का डर रहेगा। तो इसलिए भी आपका बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग कानून, वो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है सर सीपी लाइन सर, हाँ, सिकमी लाइन होता था जब हम हर एक, सीपी लाइन, क्या चीज, सिकमी लाइन ही ना, सीपी। कंट्रोल पॉइंट सीपी। ओके सर, और लैटिट्यूड का थोड़ा डिफाइन कीजिए। लैटिट्यूड देखिए, लॉन्गिट्यूड हुआ ना, संतरा हुआ, तो खड़ा खड़ा जो लाइन बना वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। संतरा का एग्जांपल इसलिए मैंने लिया कि वो जो लाइंस दिखता है आपको डिफरेंट फरी के बीच में, डिफरेंट फाक के बीच में, वो लाइंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है, ऊपर में भी कन्वर्ज करता है, नीचे भी। तो जो लाइन कन्वर्ज करता है और लगभग सेम लेंथ का रहता है वो हुआ लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ऐसे गोल गोल चूड़ी की तरह बनाए
तो पोल तो क्या होगा, इक्वेटर से जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो चूड़ी छोटा होते 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 एक पॉइंट में बदल जाएगा। तो अलग अलग साइज का जो होता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल्स बोले या अक्षांश बोले या लैटिट्यूड बोले, सब एक है। सर इसका ये मैप मेकिंग प्रोसेस का थोड़ा सॉफ्ट कॉपी सर अपडेट कर दीजिए सर वेबसाइट पर। अरे बहुत सिंपल है कि हम लोग फोटोग्राफ्स को मिला के ऑर्थो फोटोग्राफ्स बनाए, सारा प्रोसेसिंग एरियल एजेंसी किया। वो ऑर्थो फोटोग्राफ्स होना चाहिए इन रियल सेंस, ट्रू सेंस। वो ऑर्थो फोटोग्राफ है, उस पर डिजिटाइज कर दिए, मैप बन गया। और पुराना जो, और दूसरा एक और चीज हमको बताना है, जो इमेज जो विलेज की बाउंड्री है, आप इसको सुन लीजिए, ये थोड़ा सा मिसिंग रह गया, 2 मिनट लगेगा। डिजिटाइज कर लिए, तो डिजिटाइज कर लिए तो वो सारा खेत का बाउंड्री हमको ड्रॉ हो गया इमेज पर। अब आप लोगों ने देखा होगा हलवाई को जो रोटी मान लो लंबा सा बेल लिए और किसी कटोरी से काट लेते थे। तो कटोरी से काटते हैं तो गोल कटोरी से काटोगे तो गोल निकलेगा। अगर वो एप्पल के शेप का कोई कटोरी है उससे काटेंगे तो एप्पल के तरह का शेप बन जाएगा, है ना, रोटी तो वो कट के निकलेगा। इन द सेम वे क्या होता है, विलेज की डिजिटल बाउंड्री होती है। विलेज के जो पुराने हमारे कैडेस्ट्रल मैप है ना, उसका भी डिजिटाइजेशन किया गया था। जो आपने परसोत्तमपुर का नक्शा देखा ना, उस नक्शे पर भी लाइन चलाया, और जो डिजिटल बाउंड्री है सबसे बाहर वाला जो लाइन है उसको लेके सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है ये काम। जो आपका पूरा डिजिटाइज्ड है लेयर, उसको उस डिजिटल बाउंड्री जो विलेज का है उससे ऐसे स्कूप आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो पूरा प्रिंट कर दिया तो वो विलेज का मैप हो गया। ऐसे ही बेसिकली विलेज का मैप बना के आपको एजेंसी देती है। तो एजेंसी के लिए, एजेंसी विलेज का मैप बना सके उसके लिए 2 इनपुट बड़ा जरूरी है। एक तो उसके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि वो अपना खुद हवाई जहाज एयरक्राफ्ट उड़ा के खींचेगा, उसका ऑर्थो फोटोग्राफ बनाएगा और उसको डिजिटाइज करवाएगा। और दूसरा कि उसके पास डिजिटल बाउंड्री होना चाहिए जिस विलेज का उसको मैप बनाना है, तो उस डिजिटल बाउंड्री से वो डिजिटाइज लेयर को स्कूप करेगा, ठीक है, और उसको प्रिंट करेगा। तो ये यही मेथड है बेसिकली नक्शा बनाने का। हाँ, अब नेक्स्ट दूसरे को भी मौका दीजिए। कौन है? यशवंत राज। हाँ, अच्छा, अबू बकर बोलिए। हाँ, अबू बकर बोलिए। सर, कहाँ गए? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ सर, एरियल फोटोग्राफ और ऑर्थो फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या है दोनों में सर? हाँ, वही तो बताया। एरियल फोटोग्राफ सिंपली फोटोग्राफ्स है। वो क्या है, जब आप हवाई जहाज से फोटो खींचते हो तो उसका एक सर्टेन एंगल पर आता है फोटोग्राफ, ठीक है, ऐसे करके जो फील्ड ऑफ व्यू होता है उसका, उसमें एक एंगल रहता है, वो ओरिएंटेशन कहलाता है। तो ओरिएंटेशन के कारण क्या होता है कि स्केल की, मतलब जो फोटोग्राफ का जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो डिस्टॉर्टेड होता है। तो वो सिंपल एक फोटोग्राफ होता है जिसमें कि रिलीफ के कारण भी डिस्टॉर्शन होता है, वाइब्रेशन के कारण डिस्टॉर्शन होता है, जो रोटेशन होता है एरोप्लेन एयरक्राफ्ट का डिफरेंट 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो वो 3 तरह का रोटेशन होता है, उस रोटेशन के कारण भी डिस्टॉर्शन होता है। तो डिफरेंट वाइब्रेशन ड्रैग होता है एयरक्राफ्ट में, उसके कारण डिस्टॉर्शन होता है फोटोग्राफ में। तो डिस्टॉर्शन से भरा हुआ फोटोग्राफ आपको रहता है। तो वो फोटोग्राफ का टुकड़ा मिलाते हैं सबको, और सबको मिला के टाई करके बड़ा पैनोरामिक व्यू बनाते हैं, उसका फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं AT-DTM ऑर्थो के थ्रू, तब फिर आपको ऑर्थो फोटोग्राफ मिलता है जो कि जिसमें कि होमोजेनिटी ऑफ स्केल रहता है। तो ऐसा फोटोग्राफ जिसमें होमोजेनिटी ऑफ स्केल हो उसको ऑर्थो फोटोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ सर, आगे। सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए, मोज़ेक क्या है? जल्दी। मोज़ेक के बारे में। मोज़ेक डिफरेंट पीस ऑफ फोटोग्राफ को मिला के जोड़ के बड़ा फोटोग्राफ बना लिए, व्यू आपका बढ़ गया, वही मोज़ेक कहलाता है। हाँ, थैंक यू सर। ठीक। कौन? नेहा रानी। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी पूछिए, आप लोग ज्यादा लोग पूछ पाएंगे। हाँ सर, आपने इशूइंग अथॉरिटी एक नाम लिया था मैप एलिमेंट के बाद। हाँ, इशूइंग अथॉरिटी। हाँ, वो जो है ना, नक्शा किनके द्वारा निकाला गया है, किनके द्वारा बनाया गया है। तो वो जैसे आप पुराना वाला नक्शा देखेंगे ना, तो सेटलमेंट ऑफिसर का साइन रहता था, जो जनरली अंग्रेज नाम से भी रहता, कर्नल वाग या ढेर सारा दिखेगा। आज भी वो नक्शा बनेगा तो बंदोबस्त पदाधिकारी के ही इसमें बनेगा, तो उनका सिग्नेचर रहता है बेसिकली। सर आपने, हाँ हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। सर, आपने कॉमन एरिया को कुछ और भी बताया था, कॉमन एरिया इज कॉल्ड फॉरवर्ड।
अच्छा, वो जो ओवरलैप होता है, ओवरलैप मतलब समझते हैं एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। हाँ, एक दूसरे के तो ऊपर। हाँ, तो ओवरलैप एरिया है वही ना, कॉमन एरिया होगा कि इस वाले फोटो में भी है और बगल वाले फोटो में भी है। किसी भी पर्टिकुलर फीचर को एरियल फोटोग्रामेट्री के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फीचर को 3 फोटोग्राफ पर दिखना चाहिए। 3 फोटोग्राफ पर पर्टिकुलर फीचर नहीं दिखेगा तो मतलब डिस्टॉर्शन रिमूव करने में दिक्कत होती है, वो प्रॉपर ऑर्थो फोटोग्राफ बनने में भी दिक्कत होता है। तो ये चीज नेसेसरी कंडीशन होता है तो सर फोटोग्राफी जैसे ड्रॉ आपने एक करने का। चीज और बोली थी 60% इसमें नेसेसरी होना चाहिए हाँ क्या? हाँ, जो ओवरलैप है, जो एक फोटोग्राफ से दूसरे फोटोग्राफ का ओवरलैप है, वो होना चाहिए 60%, 60%। और एक स्ट्रिप का भी तो दूसरे स्ट्रिप के साथ ओवरलैप हो सकता है, पूरे लाइन का भी तो दूसरे लाइन के साथ स्ट्रिप ओवरलैप हो सकता है। वो ओवरलैप साइड ओवरलैप कहलाता है, वो 30% होना चाहिए। तभी ना आप इस 2 स्ट्रिप को जोड़ेंगे तो बड़ा पैनोरामिक व्यू क्रिएट करेंगे मोज़ेक का। ठीक है सर, ठीक है। आइए, कौन है ये, बोलिए। विक्रम कुमार, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। सर जो भी हम लोगों का टोखा लाइन या इसमें जो मुस्तकिल होगा, हाँ इसका तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, बल्कि आपको कोऑर्डिनेट डीजीपीएस से ऑब्जर्वेशन करवा के उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट लेना है और निदेशालय को भी भेजना है, और वहाँ शिविर में भी आपको सुरक्षित रखना है, अंचल के स्तर पर भी सुरक्षित रखना है और वेरीफाई भी करना है। हाँ, मिलेगा या हम लोगों को जो एजेंसी है वो देगा? एजेंसी ही नाप के देगी और वैलिडेशन का होगा। हाँ, और सभी प्लॉट्स का भी। हाँ हाँ हाँ, सारा सिर्फ। हाँ, अब सारा पूरा का पूरा मैप ही आपका जियो रेफरेंस्ड होगा। हाँ। अच्छा, ठीक। हाँ, ओके सर। हाँ हाँ हाँ, कौन? हाँ, प्रतिभा सिंह, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो प्रतिभा सिंह, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट पे जाइए, जल्दी जल्दी, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। जो हाथ उठाए रहते हैं उनको दीजिए मौका। हाँ, कौन है? हाँ, राम सुंदर प्रजापति जी, बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, ये कह रहे हैं सर, जैसे हम लोग ये मतलब 2-3 पॉइंट हम एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 पॉइंट लेते हैं सर जीपीएस से, जहाँ कोऑर्डिनेट अवस्थित रहेगा, और जैसे त्रिसीमाना वगैरह जिस पॉइंट को हम लोग सत्यापित करके पॉइंट लेंगे, वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट वगैरह मतलब ये हवासा में आपकी आवाज म्यूट हो रही है। मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं कि हम कैसे वैलिडेट करेंगे उसको। और डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट लेते हैं, उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्राइमरी कंट्रोल उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 72 घंटे का दिया हुआ है। वो सर्वे ऑफ इंडिया से ये रहता है, आपके जिला में पड़ रहा है। आपको बेसिकली विलेज के लेवल पर जो आपको ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑब्जर्व करके देंगे किसी अस्थायी मुश्किल पर, और जो 3 सीमाना है आपका, उसका देखिए ऑर्थो है बना हुआ, तो हमको हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है। तो आपका एक ऑर्थो कोऑर्डिनेट होगा जो आपको इमेज देगा, जो ऑर्थो फोटोग्राफ देगा आपका टाइल्स। ऑर्थो फोटोग्राफ 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का टाइल्स रहता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का, वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। और आपको मैप भी अवेलेबल करके देंगे, प्रिंट करके देंगे लोग। तो जो ऑर्थो कोऑर्डिनेट्स है और जो वहां पर डीजीपीएस रख के लोगों ने नापा, उस दोनों को सेम होना चाहिए ना। जब आप सर वो ट्राइसीमाना जैसे जहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो वो पहले से दिया हुआ रहेगा वो पॉइंट, या फिर हम लोग को वहाँ पे मतलब सर्च करके वो देना पड़ेगा? नहीं, ट्रांजैक्शंस के केस में वहां पर एजेंसी डीजीपीएस लेके ऑब्जर्वेशन करेगी। आप उसको पॉइंट बता दोगे कि ये वाला पॉइंट 3 सीमाना है हमारा, आप यहाँ पर डीजीपीएस से ऑब्जर्वेशन कीजिए, और हमको जो रीडिंग आ रही है, जो मेजरमेंट आ रहा है कोऑर्डिनेट का, जो लेट लॉन्ग वैल्यू और एमएसएल हाइट आ रही है, उसको आप हमको दीजिए, उसको आप मैच करके वेरीफाई करेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और उसको प्रिजर्व भी करेंगे उस वैल्यू को। हाँ हाँ, दूसरा कंचन शर्मा। हेलो जी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा अटेंडेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, पता ही नहीं चल रहा है हमको। अरे यार, कोई फुल क्वेश्चन पूछिए क्लास से रिलेटेड। नेक्स्ट मोहम्मद रजीउल्लाह रजा, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर। से पहले जो कंट्रोल पॉइंट फिक्स करते हैं सर, तो एक कंट्रोल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा सर? कुछ ऐसा फिक्स है या फिर?
देखिए जो प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट है जनरली 40-50 किलोमीटर पर एरियल एजेंसीज ने लगाया है, और जो DILRMP का मैंडेट है वो है कि एवरी स्क्वायर किलोमीटर में एक आध कंट्रोल पॉइंट आपका पड़ जाना चाहिए, तो आपको नापी में सुविधा होगी। लोकल लेवल पर भी क्या करते हैं, किसी खास जगह से ही लोग नापी उठाते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट अगर आपको अवेलेबल होगा तो लोकल मेजरमेंट में आपको ETS में काफी आसानी होगी। सर जितना हाँ, जितना ज्यादा कंट्रोल्स होगा आपके मैप उतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस। हाँ, बंद हो गया। नेक्स्ट, हाँ दीजिए जल्दी। आशुतोष शीतल, आशुतोष शीतल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जल्दी बोलिए। हाँ सर मैं बोल रहा था, कल आपने एक फ्लो चार्ट बताया था। फ्लो हाँ, चार्ट हाँ, में एक हाँ, था कि बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा संरक्षण दल, खानापुरी दल का गठन होगा। हाँ। उसमें एक और था कि उसमें लिखा हुआ है कि कर्मियों का आईडी फिक्सिंग होगा। तो कर्मियों का आईडी फिक्सिंग का मतलब क्या होगा सर? आईडी आप जब ज्वाइन करेंगे उसी से उनको एक आईडी दी जाएगी। अच्छा अच्छा, आईडी दी जाएगी। हाँ हाँ, तो और सिविल आईडी भी होगी क्या सर? हाँ, सिविल का भी आईडी रहेगा, ताकि मेल कॉरेस्पॉन्डेंस जो हो तो उसमें थोड़ी सहूलियत हो। हालांकि नाम से तो लोग जानते रहेंगे, फिर भी थोड़ी और डाटाबेस के को स्टोर, मतलब एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए एक कन्वीनियंस रहेगा। हाँ, प्रभास चंद्र नाग। हाँ जल्दी जल्दी पूछिए, बोलिए। हाँ यार आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, दूसरे को मौका दीजिए। चल तो टाइम भी लगता है खत्म हो गया। कौन है? आमिर। बोलिए सर। गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। बोलिए 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 सर थोड़ा मैं एक टॉपिक पे मतलब नहीं सुन सका, थोड़ा DGPS के बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। DGPS हुआ डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए जब आप GPS से रीडिंग लेते हैं ना, यस, तो डिफरेंट सैटेलाइट सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसके बेसिस पर वो कोऑर्डिनेट को मेजर करके बताता है, ठीक है, डिस्टेंस के बेसिस पर, ठीक है। DGPS भी ये काम करते हैं, लेकिन जब GPS रीडिंग लेता है तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सिग्नल बहुत परफेक्ट नहीं रहता, कि जिस भी देश का सैटेलाइट रहता है वो कुछ एरर इंट्रोड्यूस करते हैं डेलिबरेटली, चाहे वो एंटी स्पूफिंग के थ्रू करें या एरिया जैमिंग के थ्रू करें या किसी और वजह से करें, तो वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं रहता है आपका, वो मिलीमीटर एक्यूरेसी वाला कोऑर्डिनेट नहीं रहता है। जनरली 15-20 मीटर का शिफ्ट आपको हो सकता है दिखे, आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा वैल्यू। एक ही जगह पर आप बार बार जाके GPS रखिए, हर एक बार सेम रीडिंग आए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ सर्टेन डिजिट तक आपको सर्टेन आ जाएगा, लेकिन उसके बाद हल्का फ्लक्चुएशन होता रहता है डिजिट में, ठीक है, मिनट के सेकंड के लेवल पर। DGPS क्या करता है कि अगर किसी नॉन कंट्रोल पॉइंट पर आप रखें, आपको पहले से मालूम है कि इस जगह का भाई लेट लॉन्ग ये है, उस जगह पर जब आप रखें तो आपको एरर का तो पता चल जाएगा। तो DGPS क्या करता है कि उसके जो रोवर्स हैं उस पर वो एरर को तुरंत सिग्नल के फॉर्म में भेज देता है और दूसरे जगह पर बहुत जल्दी आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाते हैं। तो DGPS की यही खासियत है, दैट इज द रीजन इट इज कॉस्टली। बेसिकली DGPS से जो कोऑर्डिनेट में जो एरर होता है वो फाइंड करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, और बहुत फास्ट उससे एक्यूरेसी पर पहुंच जाते हैं। हाँ ओके सर, वन मोर क्वेश्चन सर। पिछले क्लास में मेरा एक क्वेश्चन था, मैं नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सका था, वो तरमीम बोलिए ना, जल्दी बोलिए ना। तरमीम का मतलब होता है कंप्लायंस, जैसे कोई ऑर्डर दिया तो वो ओबे हुआ कि नहीं, उसका पालन किया गया कि नहीं, उसका अनुपालन हुआ कि नहीं, इसी को उर्दू में तरमीम बोलते हैं। अगर आपने दिया कि मानचित्र में सुधार होना चाहिए तो वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ROR में वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ तरमीम। हाँ बोलिए आगे। कौन? प्रेम किशोर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ सर मैं बोल रहा था कि जो सर हम लोग का रेगुलर क्लास हो रहा है उसमें कभी साउंड वगैरह नहीं आता या वीडियो नहीं आता है, इसकी वजह से समझने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए सर। ठीक है, चलिए, मतलब ये जो है ना आपके इस पर ढेर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं वेबसाइट पर, आप उसको देखिए, ये सारी चीजें वहां भी बतलाई गई हैं और मटेरियल्स भी अपलोड किया हुआ है, ट्रेनिंग मैनुअल है, आप उनसे गुजरिए, आपकी शिकायत स्वमेव खत्म हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।